हमें तो अमेरिका जो है वो ब्लैकलिस्ट करता है और इंडिया को टेक्नोलॉजी दी जा रहा है। अच्छा, मोदी की क्वालिटी ये है एक कि जो तो इसके साथ दोस्ती करता है ना, मोदी उसके लिए अपनी जान भी दे देता है, मतलब उसे कहाँ से कहाँ ले जाता है। और जो इसके साथ दुश्मनी करता है, वो अगला लफ्ज़ मैं नहीं बोलूँगा, तो उसके साथ वही होता है। आपको अमेरिका फ्यूचर में उस तरह डील करेगा जिस तरह आपको इंडिया चाहेगा। प्रॉब्लम है, मुल्क का सत्यानाश आपने कर दिया है। खुद देखो, इंडिया वालों को कह रहा हूँ, आपके वज़ीर-ए-आज़म जो दूसरी कंट्रीज़ में जाते थे और कैसे जाते थे, मैं वीडियो देख रहा हूँ, और मोदी जाता है तो पूरी दुनिया में उसने बताया कि भारत क्या है, ऐसे खड़ा होता है वो पूरी दुनिया के बीच में। अब मैं भारत जाता रहा हूं, अभी फिर बड़ी जल्दी जा रहा हूं। वहां पे लोगों को लेगेसी का शौक है। लोग सादे कपड़ों में आते हैं, कॉटन की साड़ियों में आते हैं। औरतें अपने बाल काले नहीं करती, ज्वेलरी नहीं पहनती, लेकिन अपनी इंटेलेक्ट से लोगों को इंप्रेस करती है। This is something I really hate. I look at this every time when I go to my institute, and I know that this is wrong at multiple levels. अब ये एक वायरल हुई है वीडियो, एक वहाँ पे कोई लेडी हैं, इंडियन लेडी, जिन्होंने ये पोस्टर्स की। मुल्क में एक साल में बढ़ती महंगाई का असर कुछ ऐसे हम समझें कि साल भर पहले 50,000 रुपए कमाने वाले की तनख्वाह आज 15,750 रुपए कम हो चुकी है। अगर इस बार इलेक्शन होते हैं इंडिया में और वो मोदी की जगह पे किसी और को वज़ीर आज़म बनाते, इतने अनलकी, इतनी बैड लक मैंने ज़िंदगी में ना किसी की देखी होगी और ना सुनी होगी कि ऐसा शख्स टैलेंटेड, जीनियस, देखने में कुर्ता पजामा और अंदर से बब्बर शेर। दुनिया के 40 फॉरेन मिनिस्टर तारड़ साहब आए हुए थे, दुनिया के 40 फॉरेन मिनिस्टर, उससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर आए हुए थे, और IMF सारी दुनिया उनको मिलने आई हुई थी। और ये 7 बॉर्डर है, इधर हमारे यहाँ कभी कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं आया, कभी कोई वजीर आजम किसी मुल्क का नहीं आया। नमस्कार दोस्तों, अब अमेरिका ने पाकिस्तान को इतने पैसे दिए हैं, चाहे रशिया वाली वॉर हो उसके लिए, या फिर ओसामा बिन लादेन को जब सर्च करने के लिए आए थे उसके बारे में हो, लेकिन इतने ज़्यादा पैसे दिए हैं कि अमेरिका अब पाकिस्तान को अपना नौकर समझता है। मतलब थोड़ी सी भी जो पॉलिसी है अमेरिका की, उससे थोड़ा भी पाकिस्तान भटकता है ना, तो तुरंत उसको मतलब कि मार के उस रास्ते पर लाया जाता है। अब यहाँ पर बात हो रही कि भाई अगर मान लीजिए आने वाले दिनों में पाकिस्तान चाहता है कि वो रशिया से कुछ परचेज़ करे, तो वो नहीं कर पाएगा। 1-2 बार ट्राई कर सकता है, हिम्मत दिखा सकता है, लेकिन जिस तरीके से इंडिया ने बल्क में ऑयल परचेज़ किया है, सस्ते में ऑयल परचेज, उस हिसाब से बेनिफिट्स उसको कुछ नहीं मिलने वाले। और फिर से अमेरिका अलग से उसकी बजाएगा, वो अलग बात है। यहाँ पर यही बात हो रही है कि इंडिया जो है वो कुछ भी कर लेता है, कहीं से भी कुछ भी परचेज कर लेता है। जैसे रशिया से हमने इतनी बड़ी मात्रा में ऑयल परचेज़ किया, S-400 परचेज़ किया, सब कुछ किया हमने। और ये सारी सिचुएशन जो अमेरिका की एकदम विपरीत जाती थी, वहाँ पर हमको एक्सेप्शन भी मिला है, स्पेशल इंडिया को। तो यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। हमें तो अमेरिका जो है वो ब्लैकलिस्ट करता है और इंडिया को टेक्नोलॉजी दी जा रहा है, पैसा भी दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है। हाउ डू यू सी दिस सर? चीमा साहब, आपको अमेरिका ने अब फ्यूचर में आपको फ्यूचर में इंडिया के जरिए होके आपसे डील करना हो। आपको अमेरिका फ्यूचर में उस तरह डील करेगा जिस तरह आपको इंडिया चाहेगा। दिस इज रिटन एवरीवेयर इन वॉशिंगटन DC। बल्कि इस वक्त मुझे कल शेयर की एक दोस्त मेरे ने कि यहाँ पे तकरीबन 30 से 35 जो फॉर्चून 500 कंपनीज जिनकी 100 बिलियन से ऊपर उनकी ट्रेडिंग है पर ईयर, उनके CEO भारतीय है। वर्ल्ड बैंक के अंदर अजय बंगा होगा तो वो आपको सपोर्ट करेगा? वो क्यों करेगा आपको? और उसके बाद आपको मैंने बताया था कि FATF का हेड है वो भी मिस्टर कुमार, वो भी भारतीय निजात है। वो क्या ख्याल है कि आपको सपोर्ट करेंगे? और दूसरा, मैं समझता हूं कि आपने जिस तरीके से अगले दिन कश्मीरियों के एक कश्मीरी लीडर के जनाजे के ऊपर जलसा किया गया रावलपिंडी में, और जिस तरीके से वहां पे स्पीचेस दी गई हैं उसमें, और वो भारत में वो तैयारी कर रहे हैं कि हम FATF में आपको लेकर जाएंगे, इन सर्कमस्टांसेस में आप समझते हैं कि आपको कहीं से रिलीफ मिलेगा? और दूसरा कि लीडरशिप आपकी इस वक्त मौजूद नहीं है कहीं भी। तारड़ साहब, सबसे बड़ा मसला तो फाइनेंशियल डिफॉल्ट का है। सब डिफॉल्ट क्यों नहीं हो जाते? अगर इसके ऊपर बात की जाए कि एक दफा डिफॉल्ट हो जाए, ये डिफॉल्ट हो जाएंगे। वो आपने भी कई दफा बात की है कि जब सिस्टम इस तरह का करप्ट हो चुका है
कि इसको ओवरऑल नहीं किए जा सकते, स्क्रैच से शुरू करना पड़े। तो पाकिस्तान क्यों ना एक दफा डिफॉल्ट हो जाए। यूरोपियन ममालिक भी डिफॉल्ट हुए हैं, लैटिन अमेरिकन में डिफॉल्ट हुए हैं, डिफॉल्ट होना कड़क होते, क़यामत आ जानी है, डिफॉल्ट हो जाए, नए सिरे से प्लान करें, बजाय इसके कि इसी कश्ती को ये, जैसे आप कह रहे हैं कि IMF प्रोग्राम 5000 4000 बंदे के लिए, तो फिर डिफॉल्ट क्यों नहीं होते? आप इस पे क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में डिफॉल्ट हो चुका है। आप देखें, डिफॉल्ट तो आपका 9000 कंटेनर कराची पड़ा हो तो डिफॉल्ट ही होता है। इंडस्ट्री सारी बंद हो जाए तो डिफॉल्ट ही होता है। आप कर भी क्या रहे हैं ना, तो कोई चीज बताए ना, को आप प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोई चीज। आप जब किसी के साथ टेबल पर बैठते हैं तो कोई आपके पास चीज होती है एक्सपोर्ट करने के लिए, कोई ट्रेड करने के लिए है? आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है? कोई है फॉरेन पॉलिसी आपकी? कोई फॉरेन मिनिस्टर आपका है? आपकी हुकूमत का या उसका कोई एजेंडा है? कोई इंडस्ट्री के लिए उनका कोई प्रोग्राम है? कोई सर्वाइव करने के लिए उनका कोई प्रोग्राम है? कोई लाहे अमल किसी के पास रोड मैप हो कि हाउ द पाकिस्तान विल सर्वाइव इन द फ्यूचर? कोई नहीं है। तो ये डिफॉल्ट ही होता है और क्या है। सबसे बड़ी बात यह है चीमा साहब, एज ए कंट्री तो आप डिफॉल्ट हो चुके हैं। आपके सूबे अपने अलग अलग फैसले कर रहे हैं। मैं बल्कि बहुत दुख के साथ ये कहता हूं, उनको तराने और झंडे ज्ञापनों की जरूरत है। बाकी तो सारे काम कर चुके हैं। आपके सूबे इमरान खान साहब के शौकत तरीन की ऑडियो निकली थी बाहर, जब ये कह रहे थे कि IMF को लेटर लिखें और कि हम पैसे नहीं देंगे, दोनों सूबे आपके। तो वो क्या था? वो डिफॉल्ट थी और क्या था वो? अब इस वक्त चीमा साहब आप एज ए कंट्री और डिफॉल्ट हो चुके हैं। अब आप दर हकीकत इखलाकी तौर पर एज ए सोसाइटी डिफॉल्ट होने वाले। अक्लमंद था मोदी, उसने देखा कि यार, उसने अपनी जनता को पावर देखी कि मैं इसकी पावर कैसे यूज करूं। उसने फिर पावर पूरी दुनिया को दिखाई। वो ब्लैकमेल नहीं होता किसी से भी, वो कहता है चलो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट अगला। और फिर जिनसे वो कहता है ना चलो जाओ, वो फिर तरले करता हुआ आता है मोदी के साथ। अच्छा, मोदी की क्वालिटी ये है एक कि जो तो इसके साथ दोस्ती करता है ना, मोदी उसके लिए अपनी जान भी दे देता है, मतलब उसे कहाँ से कहाँ ले जाता है। और जो इसके साथ दुश्मनी करता है, वो अगला लफ्ज़ मैं नहीं बोलूँगा, तो उसके साथ वही होता है। तो इसलिए होता है व्यूअर्स को अच्छा लगे लेकिन आवाम बुरा मना जाए। मतलब हम करते ही नहीं है ऐसी बात, क्योंकि पहले मुझे लोग गद्दार कहते हैं, तो और मज़ीद गद्दार ना बना देना। पूरा इंडिया तो मुझे प्यार देता है, क्योंकि इंडिया आपने देखा है कि लास्ट टाइम मुझे इतनी खुशी हुई यार, मैंने लाखों कमेंट पढ़े लोगों के, पूरी रात बैठ के कमेंट पढ़ रहा था मैं लोगों के। इतना प्यार दिया उन लोगों ने, इतना प्यार दिया, शायद मुझे इधर किसी ने ऐसा प्यार नहीं दिया। इधर प्यार मुझे पता है क्या मिला है, ये गद्दार है, इंडिया के लिए अच्छी बात करता है, मोदी की तारीफ़ करता है, आपने भी देखा है, सबने देखा है ये। तो वो उन लोगों ने मुझे बल्कि अप्रिशिएट किया। और इंडियन लोगों ने, आप यकीन करें, अपनी वीडियो बनाई, उस वीडियो में हमारे पाकिस्तानियों को मैसेज दिया उन लोगों ने, वो जो यूट्यूब के चैनल्स हैं जिन लोगों के, उन्होंने कहा कि भाई ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी के लिए अच्छा सोच रहा है, जो हमने इसका इंटरव्यू देखा है। सही बात, ये गद्दारी नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए बेहतरीन है ये शख्स, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचता है। आप ये बिलीव कीजिए, बाय गॉड मैंने इंटरव्यू नहीं देना था, अल्लाह जानता है मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपसे पहले कोई 8-10 लोग आए हैं, मैंने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया। कौन आए थे आपके पास? देखिए नाम तो मुझे क्या पता वो कौन लोग हैं, यूट्यूब पर हैं आपके पास इस तरह के, उनके पास बड़े बड़े कैमरे और साथ एक लड़की और लड़का, 8-10 लोग आए, मैंने इंटरव्यू नहीं दिया उन लोगों को। और इवन के एक लड़का मुझे कह रहा था कि यार मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को इतनी बार नहीं कहा जितनी बार मैंने आपको कह दिया। पता नहीं क्या आपने आगे मेरे साथ ऐसी बात की, जब आपने बताया कि लोग आपसे बात करना चाहते हैं, लोग आपको सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट आ रहे हैं, लोगों की डिमांड के ऊपर हम आपके पास आए हैं। आप यकीन मानिए कि मैं पता नहीं क्या लोगों से प्यार है, क्योंकि उन लोगों ने हमें प्यार दिया, अप्रिशिएट किया, हमारे इंटरव्यू देखे लोगों ने, पता नहीं कहाँ से कहाँ हमारा इंटरव्यू। और ये देखिए, ये इंटरव्यू देखे मैंने कोई वज़ीर आज़म थोड़ी बनना है। सही बात है। ये इंटरव्यू इसलिए है कि लोगों तक मैसेज जाए कि हो क्या रहा है, इस्लाह हो। और ये इंटरव्यू जो आजकल चल रहे हैं, आप जैसे लोग काम कर रहे हैं, ज़ुएब चौधरी जैसे लोग काम कर रहे हैं, सना अमजद जैसे लोग काम कर रहे हैं, ये पता है क्या काम करिए, पाकिस्तान के दुश्मन नहीं हो आप लोग। सही बात। आप लोग गैरतमंद हो, आप लोग जेन्युइन गैरतमंद हो। आप गैरत दिलवा रहे हो अपनी गवर्नमेंट को, अपने लोगों को, कि यार गैरत करो, देखो अपने हमसाये को, देखो दुनिया में सबसे पहले एग्जाम्पल होता है अपने घर के साथ वाले का, कि देखो तेरा हमसाया कितने चला गया, तू उधर ही यार आई थी कर। तो हम एग्जाम्पल देते हैं इंडिया का, क्योंकि इंडिया हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, हमारा दुश्मन नहीं है। हमें बताया गया कि वो दुश्मन है। अब इस चीज़ से बाहर निकलो, दुश्मनी ख़त्म करो, इंडिया के साथ तजारत करो, इंडिया को दोस्त बनाओ, जफ्फी डालो, मोदी को मनाओ।
अब वो जैसे भी मानता है उसे जब आप मना लोगे ना, आप सर, यकीन कैसे मनाएंगे जब हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, इवन के जो मदरसा तालीम है उसमें भी आज हमें हमारा सबसे बड़ा दुश्मन किस कंट्री का बताया जाता है? इंडियन। जब हमें ये बताया ही बचपन से जाएगा सर, तो जब फिर कैसे मैं आपको अपनी बताता हूँ, जब मैं पैदा हूँ, सब पैदा होते हैं, तो जो पैदा हो के जब बड़ा हूँ, आप यकीन कीजिए कि सबसे पहले अगर मेरी ज़िंदगी में मुझे कोई दुश्मन बताया गया वो इंडिया ही बताया गया है कि इंडिया के साथ हमारी दुश्मनी है, जंग है, उसने हमारे लोगों के साथ ये किया, हमने उनके लोगों के साथ ये किया। अगर जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना सही तरीके से, सही वाली, वो 2 नंबरी वाली नहीं, तो फिर आपको समझ आती है कि यार इंडिया तो हमारा दुश्मन था ही नहीं, ना हम उसके दुश्मन थे। ये जो बड़े बड़े वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं खाना ख़राब, इन लोगों ने दुश्मनी, अच्छा अपनी दुश्मनी के चक्कर में अपनी कंट्री को नीचे ले आए। सही बात है। उन्होंने और ही नहीं किया दुश्मनी के, उन्होंने कहा करते रहो आप जो कर रहे हो, उन्होंने तरक्की की। अब दुनिया में यार इंडिया पहचाना जाता है मेरे भाई, पता चलता है इंडिया है। आप इंडियंस के साथ खड़े हो जाओगे ना, आप अपने आप को थोड़ा सा फील करोगे यार। सर मुझे शर्म आ रही है कि ये किस तरह के लोग हैं कि इस मुकद्दस महीने में अपने मुस्लिम भाइयों का खून चूस रहे हैं। सर मैं गैर मुस्लिम हूं, मुझे भी शर्म आ रही है। वो हुक्मरान जो ठंडे कमरों और गाड़ियों में बैठकर हमारी बेबसी का नजारा किया करते थे, क्या वो रमजान में भी नहीं जान सके कि भूख की तड़प के तारों में हाथ फैलाने की जिल्लत आखिर होती क्या है? सुर 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 करके लाहौर से आएगा कटोरा, प्योर चांदी का कटोरा है, भीख मांगने का कटोरा इनका हाई लेवल का है। वो आएगा सुर सुर करते हुए और लगेगा ऋषि सुनक के यहाँ पे टम से, ऋषि सुनक देखेगा पाकिस्तानी कटोरा। अब अगर पाकिस्तान के मुसलमान एक बार इंडिया में आके देख लेंगे, अरे यहाँ तो एजुकेशन भी मिल रही है, खाना पीना भी सस्ता मिल रहा है, और साथ में मतलब जो हम पाकिस्तान को झेल रहे हैं जस्ट बिकॉज कि हमको वहां पे मजहब के नाम पे आजादी मिल रही है, उससे ज्यादा आजादी तो इंडिया में है, तो हम कहाँ नरक की जिंदगी जी रहे हैं वहां पे। ऐ पैदा करने वाले, क्या यही वो पाकिस्तान है जो तेरे नाम पर वजूद में आया? मुझे यहाँ बात करनी चाहिए कि आपके वहां पे हिंदुओं की क्या सिचुएशन है ना? यहाँ पे तो 25-30 करोड़ मुसलमान है, खुश रह रही है, तभी वहां पे यहाँ पे 3 लाख मस्जिदें हैं, वहां पे बेचारे 2% से भी कम हिंदू रह गए हैं। यहाँ पर मेरे दोस्त है, मुझे कहते हैं कि दिनेश कुमार कलमा पढ़ लो मुसलमान हो जा। तो ये अमल देकर दिनेश कुमार कलमा पढ़ेगा? पहले आप उन शैतानों को जो ज़कीर अंदोज है, जो मुनाफाखोर है, उनको तो मुसलमान बनाए, फिर दिनेश कुमार के ऊपर आकर तबलीग कर। अगर मंदिर के लिए रिएक्शन लेने जाते हैं आपके यूट्यूबर्स तो कहते हैं नहीं, ऐसे कैसे मंदिर बनने दे, ये तो काफिरों का है। अच्छा यहाँ पे गैर मजहबी नहीं बन सकता, मतलब क्या दिमाग है, मतलब पोलियो है क्या? अगर तो गैर मजहबी नहीं बन सकता तो इंडिया तो पूरा का पूरा हिंदुस्तान, नाम है उसका हिंदुस्तान है, तो यहाँ पे 3 लाख मस्जिदें क्या कर रही है अगर गैर मजहब यहाँ पे नहीं रह सकते? नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर एक भाई साहब है पाकिस्तान के अंदर, अब थोड़ी ज़्यादा जो माइनॉरिटी बची है, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हिंदुओं की, जिसमें 2-4 होंगे शायद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ पर, अब क्या कहते हैं उसको पता नहीं, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ही काउंट करते हैं। तो ये भाई साहब का कहना है कि भाई मुझे बार बार मुझे जो दूसरे मेंबर्स है वो बताते हैं कि भाई कलमा पढ़ लो मतलब मुसलमान हो जाओ, लेकिन इसी भाई साहब का यहाँ पर कहना है कि पहले आप लोग तो ठीक तरीके से इस्लाम फॉलो कर लो। अब ये बात बिल्कुल सच है। देखिए पाकिस्तान के अंदर आए दिन बम धमाके होते हैं, वो भी मस्जिदों में। क्या इंडिया में आपने कभी सुना कि मस्जिदों में बम धमाके होते हैं? एक बार तो हो सकता है मंदिर को टारगेट कर दिया जाए, जैसे अक्षरधाम मंदिर को टारगेट किया गया था गुजरात के अंदर, दूसरे भी मंदिर को टारगेट किया गया था जहाँ पर पहले बम डिस्कवर कर लिया गया, खोज लिया गया। लेकिन क्या कभी इंडिया के अंदर नहीं होता मस्जिदों में? लेकिन पाकिस्तान में चीज़ आम है, वहाँ पर मुसलमान लड़ रहे। देखिए ईरान और पाकिस्तान की भी सिचुएशन तो है ही, तो मतलब खुद को बचाने के लिए लॉजिक बहुत अच्छा है, मतलब मैं तो यही कहूँगा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। बहसियत गैर मुस्लिम मेरे लिए शर्म का मकाम है। सर आप देखें रमजान शरीफ का मुकद्दस महीना, रमजान शरीफ का इंतहाई मुकद्दस महीना, जिसमें कहते हैं कि शैतान बंद हो जाता है, मगर क्या पाकिस्तान में तो शैतान खुल्लम खुल्ला घूम रहा है। आप देखें केले का 1 दर्जन रमजान शरीफ से पहले 150 रुपए का था, आज 400-450 रुपए का है। इसी तरह से सेब की कीमत देखें, इसी तरह से आप गोश्त की कीमत देखें, इसी तरह दूसरी जरूरत जिंदगी देखें। सर मुझे शर्म आ रही है कि ये किस तरह के लोग हैं कि इस मुकद्दस महीने में अपने मुस्लिम भाइयों का खून चूस रहे हैं। सर मैं गैर मुस्लिम हूं, मुझे भी शर्म आ रही है। सर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मेरे दोस्त है,
मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि धनेश कुमार कलमा पढ़ लो मुसलमान हो जाओ, तो ये अमल देकर धनेश कुमार कलमा पढ़ेगा? पहले आप उन शैतानों को जो ज़कीर अंदोज है, जो मुनाफाखोर है, उनको तो मुसलमान बनाए, फिर धनेश कुमार के ऊपर आकर तबलीग कर। कहा जाता है कि मुस्लिम जो है वहां पर आजाद नहीं, रिलीजियस फ्रीडम नहीं, हिंदू के साथ उठना बैठना नहीं, जहां हिंदू देखता वहां कत्ल करते थे। इस तरह की स्टेटमेंट्स बहुत सारी मैंने देखी है सोशल मीडिया पे। तो अनम, सबसे पहले इस सवाल का मैं आपको जवाब दूंगी कि हिंदू मुस्लिम का कोई मसला नहीं है। ये मसला सिर्फ पाकिस्तान में, हमारे इंडिया में कोई मसला नहीं है। तो यहीं पे बात खत्म हो जाती है इसकी, तो कि यहाँ पे तो कोई मतलब मसला है ही नहीं, जो है वहां है। तो और वी ऑल्सो डू नॉट केयर अबाउट। देखिए, मैं जिस इलाके से बिलोंग करती हूँ, यहाँ पे 99.9%, नॉट इवन 99.9% हिंदू मेजोरिटी रहती है। ओके, अच्छा। यहाँ सरदार भी बहुत कम है, सिख लोग। और मुसलमानों की अगर मैं बात करूँ तो नियर अबाउट, जैसे यहाँ पे 20,000 की आबादी है तो 50 से 60 मुसलमान रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इतने सिर्फ 50-60 मात्र मुसलमानों, अगर यहाँ पे मुसलमानों पे तशद्दुद होता, उनके ऊपर जुल्म होता, उनको नमाजें नहीं पढ़ने दी जाती, या उनके साथ कुछ भी होता, तो आप एक बात बताइए, यहाँ पे मस्जिद क्या कर रही है? फैक्ट है, बहुत बड़ा सवाल है, ये जवाब दो अनम इसका। इतनी अच्छी हालत में मुझे एक बार आप मुझे ना पूरा सुनिए, उसके बाद फिर हम काउंटर करेंगे, राइट? तो सबसे पहले बताइए मुझे यहाँ पे मस्जिद क्या कर रही है। बल्कि मैं मुजम्मिल की वीडियो में थी, मैंने मस्जिद दिखाई और मेरे को बाद में बड़ा रिग्रेट हुआ एक चीज का, यार मैंने मस्जिद तो दिखा दी, लेकिन उसके सामने वाला हनुमान मंदिर तो मैंने दिखाया ही नहीं कि उसके सामने हनुमान मंदिर है। अच्छा, ऐसे करके इस साइड हनुमान मंदिर है सामने। ओहो, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक था, हमारा पॉइंट था ना। हाँ, तो ये मैं बल्कि जल्दी में, मतलब वीडियो वैसे भी इतना बड़ा हो रहा था और मेरे को बाद में बहुत रिग्रेट हुआ कि मैंने क्यों नहीं दिखाया। तो आप ये देखिए कि वो हिंदू आबादी के अंदर मस्जिद है और दे आर लिविंग सो पीसफुली। ईद आने वाली है, रमजान चल रहा है, तो पहले उसकी पेंटिंग शुरू हो गई। हर साल पेंटिंग हो जाती है उसके ऊपर, मस्जिद पर। कभी आज तक आप कभी मेरे को 1 साल बाद इवन आप मुझे कहोगे ना कि आप अपनी मस्जिद विजिट करा के आओ, तो आप कभी मस्जिद को बुरी हालत में नहीं देखोगे जैसे मैं पाकिस्तान के मंदिरों को बुरी हालत में देखती हूँ। अगर वहां के मंदिरों को बुरी हालत में देखती हूँ तो मुझे कितना दुख होता है। तो मुझे लगता है कि मुझे पॉडकास्ट शुरू करना चाहिए और मुझे यहाँ बात करनी चाहिए कि आपके वहां पे हिंदुओं की क्या सिचुएशन है ना। यहाँ पे तो 25-30 करोड़ मुसलमान है, खुश रह रही है, तभी वहां पे 3 लाख मस्जिदें हैं। वहां पे बेचारे 2% से भी कम हिंदू रह गए हैं। वहां पे आप मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है तो वहां पे मंदिर नहीं बन सकते। और अगर मंदिर के लिए रिएक्शन लेने जाते हैं आपके यूट्यूबर्स तो कहते हैं नहीं, ऐसे कैसे मंदिर बनने दे, ये तो काफिरों का है। अच्छा, यहाँ पे गैर मजहबी नहीं बन सकता, गैर मजहबी नहीं बन सकता मतलब क्या दिमाग में मतलब पोलियो है क्या? अगर तो गैर मजहबी नहीं बन सकता तो इंडिया तो पूरा का पूरा हिंदुस्तान, नाम है उसका हिंदुस्तान है, तो यहाँ पे 3 लाख मस्जिदें क्या कर रही है अगर गैर मजहब यहाँ पे नहीं रह सकते? मतलब अगर हम इतने ही इनटॉलरेंट है तो 99.9 हिंदू आबादी वाले शहर में मस्जिद है, वहां पे इतना पीसफुली हम बात करते हैं, रहते हैं, वो खुश रहते हैं, अजान होती है, सब कुछ होती है, नमाज होती है, तो वो कैसे होती है? अरे उनको तो मतलब हम लोग को तो मतलब मुसलमान जहां मिले वहां तो गला काट देना चाहिए। मस्जिद क्या कर रहे हैं हनुमान मंदिर के सामने? यहाँ पे मान लो आज मैंने आपको दिखाया कि 12 रुपए किलो आलू है, ठीक है? तो वो क्या वहां पे पर्चे पे लिखा हुआ था कि हिंदू को 12 मिलेगा और मुसलमान को 50 किलो मिलेगा? बहुत बड़ी बात कर दी आपने। तो सबको 12 रुपए किलो मिलेगा? एक मुसलमान को, एक मुसलमान छोड़ो, मैं कह रही हूँ हर एक इंसान को, इवन फॉर अ पाकिस्तानी पर्सन, एक पाकिस्तानी इंसान को, नेशन हटा दो, इंडिया कंट्री ये वो दिस दैट आप हटा दो, एक नॉर्मल इंसान को क्या चाहिए अपनी लाइफ में? एजुकेशन, सस्ते में मकान, बिल्कुल ठीक है, सस्ते में एक थोड़ा एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, खाना पीना, बिल्कुल, और अपने धर्म त्योहार मनाने की आजादी। एग्जैक्टली। उससे ज्यादा क्या मांगते हो आप लोग? सही बात मांगते हो, है ना? अच्छा, अब मैं ये बात करती हूँ कि ये डिफरेंसेस क्यों हैं, ठीक है? अगर आप इंडिया में आ जाओ, इस साइड आ जाओ, हमारी साइड में आ जाओ, तो यहाँ पे उनको खाना सस्ता मिल रहा है, जो 3 टाइम की उनको रोटी चाहिए वो मिल रही है सस्ते में, ठीक है? उनको बराबर की एजुकेशन मिल रही है, ठीक है? उनको इंडिया की स्कीम मिल रही है। अगर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना बनाई जाती है तो वो सबके लिए बनाई जाती है, आधार कार्ड बनाया जाता है तो सबके लिए बनाया जाता है, राशन कार्ड बनाया जाता है तो सबके लिए बनाया जाता है, राशन मिलता है तो ऐसा नहीं होता कि हिंदू की लाइन अलग लगेगी, मुसलमान की लाइन अलग लगेगी। अगर आप यहाँ पे आके देखो ना, आपको फर्क भी नहीं पता चलेगा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है।
मेन बात कहाँ आती है जहां पे पाकिस्तान की हमेशा चोंच अटक जाती है कि उनको इबादत करने की इजाजत नहीं है, उनको त्योहार मनाने की इजाजत नहीं है, राइट? तो चले एक मेरे साथ, मैं आपको अभी कह रही हूँ, पॉडकास्ट करेंगे ईद पर, मैं आपको अपने इलाके की ईद भी दिखा दूंगी, ठीक है? अभी मैं ये ठीक है, तो ईद कैसे मना, प्रियंका जी हमारे व्यूअर्स को ईद का त्योहार दिखाइएगा। जी हाँ, तो आपको ईद भी दिखाऊंगी मैं, ठीक है? तो वहां पे सारी बात खत्म हो जाएगी। अब अगर पाकिस्तान के मुसलमान एक बार इंडिया में आके देख लेंगे, अरे यहाँ तो एजुकेशन भी मिल रही है, खाना पीना भी सस्ता मिल रहा है, और साथ में मतलब जो हम पाकिस्तान को झेल रहे हैं जस्ट बिकॉज कि हमको वहां पे मजहब के नाम पे आजादी मिल रही है, उससे ज्यादा आजादी तो इंडिया में है, तो हम कहाँ नरक की जिंदगी जी रहे हैं वहां पे? अपने घर में अपने घरों ऊपर से अपने पूर्वजों को इतना कोसेंगे कि मतलब उनको मतलब भूल जाओगे कि वो कहेंगे कि आपने हमारे साथ क्यों किया ऐसा। तो अगर वो एक बार इंडिया में आके अगर मुसलमानों की आजादी देखेंगे तो वो यही कहेंगे अपने आप को। तो अभी ना मतलब मैं सॉरी टू से, मतलब आपके साथ मैं एक बात करना चाहूंगी यहाँ पे, सॉरी टू से कि मतलब डोंट फील बैड अबाउट इट, कि अगर मतलब छोटा बच्चा होता है ना, मतलब पाकिस्तान की आज ऐसी हालत हो गई है कि अगर छोटा बच्चा होता है तो वो सोता नहीं है, तो उसकी माँ कहती है बेटा सो जा नहीं तो भूत आ जाएगा, तो वो डर के मारे सो जाता है। तो अब कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, अब उसको ये नहीं कहते कि भूत आ जाएगा, कि बेटा सो जा नहीं तो उनको पाकिस्तान भेज देंगे। 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। बांग्लादेश की तकलीफ अपनी जगह, वो मेरा अपना भाई था, वो मेरा जिस्म कटा है, उसकी पेन पे मैं कोई बहस नहीं कर रहा। कि मारा वो दिल पे तीर के निकली है हाय हाय, ये ऐसा मौजू है जिसको जब भी आप छेड़ेंगे हर पाकिस्तानी का दिल जो है वो दुखता है। ये दोनों सानेहात क़यामत से कम नहीं, मगर इन सानेहात से बड़ा सानेहा ये है कि हमने बतौर कौम इनसे कोई सबक नहीं सीखा। आपको पाकिस्तान बनाने की इतनी जल्दी थी कि आपने कहा जो मिलता है ले लें, आपने उसकी तकसीम ही नहीं ठीक कराई। मुल्क टूट गया, दिल टूट गए। ये एक दाग है मेरे ख्याल से हमारी हिस्ट्री पर, और ये दुख कभी खत्म नहीं हो सकता। आपने जब पाकिस्तान बनाया तो 1947 से उनको इंफीरियर समझना शुरू किया। आप बंगालियों को सेकंड क्लास सिटीजन समझते थे। आपको मैं बताना चाहता हूं 90,000 लोगों ने बेशक सरेंडर किया होगा, मगर 32,000 लोग थे जो सिर्फ लड़ सकते थे। मोदी साहब गए थे बांग्लादेश और उन्हें हसीना वाजिद ने मुल्क का हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया था, और वहाँ खड़े होकर उन्होंने छाती ठोक के कहा था कि जी मैंने ट्रेन किया था मुक्ति बानी को, मैंने भेजी थी हिंदुस्तान की अफवाज मशरक़ी पाकिस्तान में वहाँ की आज़ादी की तहरीक की मदद करने के लिए। 133,000 लोग 32,000 लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे, और उनके पास टोटल एयर सुपीरियरिटी थी। अफगान भाइयों का कलेजा अभी तक ठंडा नहीं हुआ। आप उनकी चौकियों पर धनाधन किए जा रहे हैं, और वो आपके अवाम को टनाटन किए जा रहे हैं। समझ ही नहीं सकता हूं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को आप प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। आप यकीन कर सकते हैं कि हमारे एम्बेसडर पे 100 गोलियां चली हैं, 100 गोलियां चली है हमारे एम्बेसडर के खिलाफ। काबुल में पाकिस्तानी सफीर पर 8 स्नाइपर शॉट्स फायर किए गए थे, गोलियों के 100 राउंड इसके अलावा थे। और अब तो हमें पता चल गया है ना कि ये टेररिस्ट का देश घर बन गया है। टीटीपी, दाइश, आईसिस, अल-कायदा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, रॉ, ये सब उधर हैं, इकट्ठे हुए हैं। हमारे पास सब मौजूद है, हमारे पास सब कुछ है, तो फिर हम क्यों एटम बम बना करके भी जूते खा रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, अब 1971 जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, वो जो सिचुएशन है ना, वो पाकिस्तान को हमेशा तकलीफ देती है। जब इस बात का डिस्कशन होता है, मतलब कि अगर वो डेट आ गई, 16 दिसंबर आ गया, या फिर कहे कि इस टाइप की डेट आ गई, और ऊपर से इंडिया भी इस टाइप की हरकतें करता रहता है। जैसे मान लीजिए कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हर 1-2 साल में इंडिया आती है, ठीक है। तो होता यह है कि जब वो जो सरेंडर वाली फ़ोटो है ना, उसके आगे ही सारे एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं। मतलब वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना खड़े होंगे, और वहाँ पर सब कुछ साइन किया जाता है। अब मतलब वो फ़ोटो तो एग्रीमेंट वाली आती है, लेकिन पीछे जो फ़ोटो होती है वो भी आती है। और यही चीज़ जो पाकिस्तान को जलाने के लिए मतलब इंडिया इंटेंसली करता है। उसके अलावा तालिबान जैसे लोग भी मतलब कि इरिटेट करते हैं पाकिस्तान को, या फिर टीज़ करते हैं कि भाई देखिए ये हुआ था, 90,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था, हम तो उससे बड़ी मात्रा में सरेंडर करवाएंगे। तो 1971 वाली जो सिचुएशन है वो आज भी पाकिस्तान को हॉन्ट करती है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। नाजरीन, चमन बॉर्डर पर बिला इश्तियाल फायरिंग और हमलों का सिलसिला दराज होता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ एक बार फिर फायरिंग का तबादला हुआ था, जिसके नतीजे में एक शहरी जाँ बहक और 12 जख्मी हुए थे, जबकि 4 रोज़ पहले भी उसी जगह बिला इश्तियाल फायरिंग से
6 अफराद जाँ बहक हुए थे और नवंबर में भी ऐसा ही सानहा पेश आ चुका है। हिलाली साहब, चमन बॉर्डर पर असल मसला इस वक्त है क्या? देखिए, सीधी सादी बात यह है कि चमन बॉर्डर पे टीटीपी और मेरे ख्याल में ये टीटीए जो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, इन्होंने फेंस को जो लगा हुआ है उधर उसको डिसमेंटल करना चाह रहे थे और किया उन्होंने। और हम शायद कॉट बाय सरप्राइज जैसे वो कहते हैं, और हमने शुरू में कुछ नहीं किया। तो शायद यही वजह ये है कि उन्होंने सोचा कि हम चले इसको निकालते जाएं, हम तो वी ऑलवेज अपोज दिस। तो उन्होंने जब फिर किया तो हमने रिएक्ट किया। रिएक्शन हमारा एक था, बम्बार्डमेंट उन्होंने सिविल एरियाज, सिविलियन एरियाज पे, सिविलियन घरों पे, बिल्कुल। तो काफ़ी कैजुअल्टी रेट्स हुए। जाहिर है हमने उस तरीके से जवाब नहीं दिया, मगर सुना है कि हमने उनके कोई मिलिट्री चीज़ों पे हमला किया था, मगर इट्स नॉट इनफ, ये काफ़ी नहीं है। आपको सोचना चाहिए, ये कभी नहीं मानेंगे वो फेंस, शुरू से ये नहीं मान रहे हैं, तो अब आप क्या कर सकते हैं? मुझे नहीं पता, ये कोई मिलिट्री पे है क्या, क्या रिएक्शन माइन करेंगे आप अपने बॉर्डर्स को? बॉर्डर क्रॉसिंग उनको ये करने के लिए क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे, ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, माने क्या करेंगे आप? इसलिए कि टीटीए जो है वो टीटीपी को तो रोक नहीं सकती, ना वो रोकने चाहती है। उनको उन्होंने पनाह दिया है, उनको उन्होंने हथियार दिया है, उधर से वो हमें अटैक कर रहे हैं। तो मैं ये समझ ही नहीं सकता हूं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को आप प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? आप यकीन कर सकते हैं कि हमारे एम्बेसडर पे 100 गोलियां चली हैं, 100 गोलियां चली है हमारे एम्बेसडर के खिलाफ। किधर से? एक घर जो पाकिस्तान एम्बेसी के ऊपर से वो देख सकता था। तो भाई, जब एक एम्बेसी है और एक टारगेटेड एम्बेसी है, आपने सोचा ही नहीं कि वो घर को खाली कराएं या वो घर पे ऐसी सिक्योरिटी लगाएं या कोई उधर से जाके 100 गोली। अब आप सोचिए 100 गोली कितने देर लगते हैं और वो फायर करते गया है। और अब तो हमें पता चल गया है ना कि ये टेररिस्ट का देश घर बन गया है। टीटीपी, दाइश, आईसिस, अल-कायदा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, रॉ, ये सब उधर हैं, इकट्ठे हुए हैं। और मैं आपको 1-2 चीजें जल्दी से बता दूं जी। 40 मिलियन अफगान्स हैं, 39 या 40 मिलियन। उनके जो डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है वो सब पाकिस्तान से स्मगल हो रही है, बिल्कुल हमारे बॉर्डर से वो जा रही है। तो क्यों नहीं हमारे डॉलर्स कम हो जाएंगे? और दूसरी बात है, गंदम और ये वो, उनका खुराक हमारे वहां से आ रहा है यार। तो क्या कर रहे हैं आप लोग इसके बारे में? फॉल ऑफ ढाका पे वो एक दोस्त कह रहा था कि ये राइज ऑफ ढाका है ढाका वालों के लिए। आज वो कहाँ पे खड़े हैं, हम कहाँ पे हैं? और फिर दूसरा, मैं छोटी सी एक बात बसद एहतराम शामी साहब के साथ इख्तलाफ ये करना चाहूँगा कि जो मामला एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उस वक्त थे, हमें तो अभी भी वो नज़र आ रहे हैं ना, मामला किसी ना किसी सूरत रिपीट होते हैं। इस पे मैं एक आपको थोड़ा सा एक हिस्टोरिक फैक्ट देना चाह रहा हूँ। जब पाकिस्तान बना था तो मशरिकी पाकिस्तान 54% था, फिर 71 में देवर 51%। ये ह्यूमन हिस्ट्री का वाहद वाक़या है जिसमें मेजॉरिटी ने मिनॉरिटी से दूर हुई है, मतलब अलीहदगी रही है। पहली बात। अब जो आपने क्या खोया क्या पाया, मेरे ख्याल में बांग्लादेश की तकलीफ अपनी जगह, वो मेरा अपना भाई था, वो मेरा जिस्म कटा है, उसकी पेन पे मैं कोई बहस नहीं कर रहा। मगर देखें रिजल्ट क्या आया। रिजल्ट आया कि जो हमारी मैनेजमेंट है, जो हमारी गवर्नेंस है, जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम है, उसने का वो 51 साल के बाद किधर है और बांग्लादेश किधर है। आज की आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, 40 बिलियन से ज़्यादा उनके फॉरेन रिजर्व हैं, आपके पास 7 बिलियन है, वो भी मांगे तांगे का सारा। इनको हम बोझ समझते थे, जो बोझ थे, जिसको हम गरदार कहते थे, छोटे, क्योंकि हमारा ताल्लुक इससे, मैं यही बताया गया था ये बंगाली होता ही गरदार है, पता नहीं वो जेनेटिकली गरदार रहता है। अच्छा, 3 पॉइंट हमारा जो जीपी जो ग्रोथ है वो 3, 4, 5 पे लड़ाई कर मार रही हैं, वो 7 पे जा रहे हैं। इस बार ये 3 महीने से मुसलसल हमारी एक्सपोर्ट कम हो रही हैं। मैं हैरान रह गया हूँ, बांग्लादेश की पिछले महीने 5 बिलियन इजाफा हुआ है, मैं इजाफे की बात कर रहा हूँ। फिर हमारी रिमिटेंस, ये लास्ट ये भी ले लें, नवंबर को पाकिस्तान की रिमिटेंस कम हुई हैं, ऑन दी कॉन्ट्ररी बांग्लादेश की इजाफा हुई हैं।
नंबर 4 सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तान ने 1971 तक एक जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि बंगाल में पॉपुलेशन बहुत है। कुड यू बिलीव उन्होंने हमसे हाफ जो पॉपुलेशन कंट्रोल बेहतर किया है। वोमेन एजुकेशन में हमसे आगे हैं, वो एजुकेशन में हमसे आगे हैं, हर जगह साबित किया उन्होंने साबित किया से लेके सर पाकिस्तान के उन्होंने बांग्लादेश में ये एक चीज साबित कर दी है कि उनका जो मैनेजमेंट है, उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उनकी जो गवर्नेंस है वो हमसे बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। ताइवान बार बार अप्रोच कर रहा है इंडिया को, कह रहा है कि हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप करो। इस टाइम इंडिया की जो काइट है वो हवाओं में उड़ रही है और पाकिस्तान अभी सिर्फ उनकी काइट उड़ते हुए ही देख रहा है। देखा जाए तो इंडिया इस टाइम वर्ल्ड वाइड जो पूरी दुनिया में छाया हुआ है, इंडिया का नाम बन चुका है। क्योंकि अफगानिस्तान के लोग भारत से बहुत प्यार करते हैं, भारत की बड़ी इज्जत करते हैं और भारत को बहुत ऊपर देखते हैं। क्या पाकिस्तान दे सकता है ताइवान को? ताइवान को पाकिस्तान बहुत कुछ दे सकता है। जो चीज़ ताइवान को चाहिए पाकिस्तान दे सकता है। हाँ, पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ है कि इनके पास कुछ नहीं है। क्या अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने बुलाया है इंडिया को इन्वेस्टमेंट के लिए? अफगानिस्तान की गवर्नमेंट कौन? वही तालिबान। इंडियंस कहते हैं जी कि हमारे तो बड़े हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं अफगानिस्तान की अवाम के साथ। ये बहुत बड़ा थप्पड़ है पाकिस्तान के मुंह पे और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मुंह पे। अमेरिका है ना, उधर का अगर फर्ज करें $1000 है, ठीक है, $1000 है, वो ये देखे मेरा इतना बड़ा वॉलेट है, इसके अंदर वो नजर भी नहीं आएगा। पाकिस्तानी 1 लाख रुपया डालें वो इसमें पूरे ही नहीं आएगा। तो वर्थ किसकी ज्यादा हुई? पाकिस्तानी करेंसी की। इसलिए पाकिस्तानी करेंसी के साथ किसी का कोई मुकाबला नहीं है। अब तालिबान डबल गेम खेलते हैं। तालिबान बड़े सियाने, उनको समझ लग गया अब मुल्कों को कैसे भगाना है और क्या करना है। इंडिया से हर बंदा जो है पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हर बंदा, हर घर में से एक आधा बंदा तो है। आप उनका रेमिटेंसी देख लो, इस दफा $100 बिलियन, दे हैव क्रॉस्ड $100 बिलियन। मुकेश अंबानी के पास जितना पैसा है ना, ठीक है, हमारे एक जनरल के पास से निकल आता है। हु इज मुकेश अंबानी? सर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से है? ये इन्फॉर्मेशन मेरी सारी खुद की बनाई हुई है। ये मुझे गॉड गिफ्टेड इन्फॉर्मेशन है सारी। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि ताइवान और इंडिया के बीच में कभी भी FTA हो सकता है, मतलब कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। इसको लेकर बात हो रही है। देखिए, एक समय था जब ये पूरे के पूरे जो सार्क नेशन थे या फिर कोई और ग्रुप था, उसमें एक साथ में मतलब यहाँ पर FTA साइन करना था, लेकिन वहाँ पर चाइना की कुछ मोनोपोली थी और हमें ऐसा लगता था कि भाई हमने यहाँ सीधा अलाउ कर दिया तो उस ग्रुप में चाइना भी था तो चाइना को भी यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और उसके बाद सारे अलग अलग कंट्री के साथ नए नए रूल्स, या फिर कहें कि सारे कंट्री के साथ अलग अलग रूल्स एंड पॉलिसी के हिसाब से हम अलग अलग FTA कर रहे हैं। और यहाँ पर इसी लोग को लेकर बात हो रही है कि भाई FTA हम जो है वो ताइवान के साथ करना चाहते हैं। मतलब ताइवान यहाँ पर ज़्यादा पुश कर रहा है इस चीज़ को। अब देखिए, इसके साथ साथ पाकिस्तान की तो जलेगी, लेकिन साथ में और किसकी जलेगी? चाइना की भी जलेगी। और यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। ताइवान बार बार अप्रोच कर रहा है इंडिया को, कह रहा है कि हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप करो। अगर मैं ताइवान की बात करूं तो वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इलेक्ट्रॉनिक्स का। सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन में ताइवान बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है और ये कह रहा है कि हम सेमीकंडक्टर की, इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं इंडिया में, क्योंकि हमें चाइना के टक्कर की एक ही मार्केट इस पूरी दुनिया में नज़र आ रही है जो कि ईमानदारी से काम करती है, जिसकी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है और जिसकी इकोनॉमी अब आने वाले अरसे में बहुत ही आगे जाने वाली है, वो इंडिया है। इसीलिए हम चाहते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो और इंडिया को भी फ़ायदा हो। देखें ना, अब चाइना की हमारे साथ ज़्यादा लगती है, इंडिया की उनके साथ बनती भी नहीं है। तो ताइवान और चाइना का बहुत अच्छा है, तो उनको ये चाहिए कि इंडिया को छोड़ के उनको पाकिस्तान को प्रेफर करना चाहिए ना। इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान आए वो? पाकिस्तान में मतलब क्या पाकिस्तान दे सकता है ताइवान को? ताइवान को पाकिस्तान बहुत कुछ दे सकता है। जो चीज़ ताइवान को चाहिए पाकिस्तान दे सकता है। हाँ, पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ है कि इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन जो चीज़ ताइवान को चाहिए ये खुद बना के दे सकता है। इतना टैलेंट हमारे पास कूट कूट के भरा हुआ है। ये टैलेंट 75 सालों से है कहाँ, आप मुझे ये बताइएगा। मैं अभी देखे ना, जैसे यहाँ पे अगर किसी ने कोई गलत काम करना हो ना, वो बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लेते हैं, उसके बाद वो जो भी उसने काम करना है, चोरी करनी है, डकैती करनी है, वो करके उसके बाद दाढ़ी मुनवा देगा। किसी को क्या पता है वो कौन है, गेटअप चेंज कर लेगा। ये चीज़ है कि पाकिस्तान 75 सालों में टैलेंट जो है हमारे अंदर छिपा हुआ है। ठीक है, अच्छा आपने ये बोला है कि ताइवान पाकिस्तान को प्रेफर क्यों नहीं करता। आपको पता है
ताइवान सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इलेक्ट्रॉनिक्स में। वो चाहता है कि सेमीकंडक्टर की प्रॉपर प्रोडक्शन हो इंडिया में। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इस वक्त अगर हम बड़ी बड़ी कंट्रीज, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, वो ये चाहते हैं कि प्रोडक्शन हो ही उनकी इंडिया के साथ? नहीं, देखें ना, अब इंडिया के साथ ही सारा कुछ कर रहे हैं। जो ईवी इलेक्ट्रॉनिक था, व्हीकल थी, रक्षा, वो भी उन्होंने उधर लॉन्च किया। 1 करोड़ रुपए का उन्होंने वहाँ पे दिया। लोग वहाँ पे अफोर्ड करेंगे, वो लेंगे। लेकिन लिटरली स्पीकिंग अगर वही चीज़ वो पाकिस्तान के अंदर लेके आए ना, 10 करोड़ का भी रखें, लोग लेंगे। ये चीज़ आपको पता है। अब देखें, यहाँ पे एक चीज़ है पाकिस्तान के अंदर, मैं आपको इंडिया की मिसाल नहीं दूंगा, मैं आपको पाकिस्तान की आज मिसाल देता हूँ। अब देखें कि एक इंसान है, उसकी 4 से 5 लाख रुपया पाकिस्तानी महीने की सैलरी है। अगर वो 2 लाख रुपया साइड पे करता जाए ना, कि 2 लाख में से मैंने एक पैसा यूज़ नहीं करना, तो आपको 36 to 37 मंथ्स लगते हैं एक V8 क्रूज़र खरीदने में। और आप रोड के ऊपर निकले तो आपको 20 क्रूज़र वैसे रोड पे खड़े पाकिस्तान में नजर आते हैं। इंडिया के अंदर यह चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में कहते हैं गुर्बत है, पाकिस्तान में गुर्बत नहीं है। यहाँ कोई भूखा नहीं सोता। यहाँ पे आप चारों तरफ देख लें, कोई भूखा बंदा नहीं सोता। इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा गुर्बत है, लोग भूखे सोते हैं। तो इसलिए उन्हें हमें प्रेफर करना चाहिए। उनको क्यों प्रेफर करते हैं? वर्ल्ड बैंक को नहीं ना मानते आप? मैं बिल्कुल वर्ल्ड बैंक को नहीं मानता। वर्ल्ड बैंक कौन होता है मैं कुछ कहने वाला? वर्ल्ड बैंक ने आपको कहा है कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट होने के दहाने पर है। और वर्ल्ड बैंक ने ये भी कहा है इंडिया भाई तीसरे नंबर पे आने वाला है। $100 बिलियन पे उनके रेमिटेंसेस होने वाले हैं। और जहाँ तक बात है एविएशन की बात की ना आपने, एविएशन की और उनके डिफेंस की, उनके सिक्योरिटी की, तो यार इंडिया से हर बंदा जो है पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हर बंदा, हर घर में से एक आधा बंदा तो है। आप उनका रेमिटेंस ही देख लो इस दफा, $100 बिलियन। दे हैव क्रॉस्ड $100 बिलियन। यार बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है। पता नहीं कितने होंगे जिनका रजिस्टर नहीं हुआ हुआ, जिनका रजिस्टर्ड है उनकी अमाउंट कलेक्ट करके $100 बिलियन बन रही है। तो सोचो बाकियों का कितना होगा। तो जब वही लोग पूरी दुनिया में फैल के वहां पे जाके अपना काम अपने हार्डवर्क से शो कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं कि यस वी आर वर्किंग, हमारा सिक्योरिटी सिस्टम इतना अच्छा है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको। आपकी रिप्रेजेंटेशन बहुत हद तक आपकी कंट्री को मेंशन करती है, लेबल लगाती है उसके ऊपर। और इंडियंस फॉरेन कंट्रीज में जाके उस चीज़ को मनवा रहे हैं। इस वक्त इंडिया में जितने एयर बेसेस चल रहे हैं, गुजरात वाला मेरे ख्याल से सबसे बड़ा है, तो जितने भी चल रहे हैं उन सब पे जो सिक्योरिटी सिस्टम है, जो उनकी जितना भी काम है उनकी एयर बेसिस का, उसको कीनली ऑब्जर्व किया जा रहा है। वो हर वक्त अंडर ऑब्जर्वेशन रहता है। ज़रा सी मिस्टेक पे उनकी पूरी फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं। हर चीज़ मतलब इतनी ज़्यादा अंडर ऑब्जर्वेशन है। लेकिन हमारे यहाँ हमने अपना एयरलाइन, हमने अपना रेलवे, हर चीज़ गिरवी रखवा दी थी जब हमें लोन की ज़रूरत थी। हाँ, बाजवा जी जो कहते हैं कि उनकी तनख्वाह इतनी कम थी और फिर भी वो करोड़ों के बल्कि अरबों खरबों के मालिक हैं आज। तो ये सवाल उनसे पूछना है कि प्रॉपर्टी इनके नाम आई कैसे? अरे बाहा, हद एक आर्मी ऑफिसर की कितनी सैलरी होगी? डू यू नो, आई एम ऑल्सो फ्रॉम आर्मी फैमिली। एक आर्मी ऑफिसर की सैलरी जो है अगर बहुत ज्यादा लगाओ ना, बहुत ज्यादा, बहुत एक्सट्रीम, तो वो 5-6 लाख से ज्यादा नहीं होती। और उनके लाइफ स्टैंडर्ड उस तरह का होता है कि 5-6 लाख यूं जाता है, यूं। तुम बीइंग अ यूट्यूबर, तुम्हें आइडिया होगा कि यार यूट्यूबर्स का अगर इतनी अर्निंग आ रही होती है 3-4-5 लाख, तो कैसे उड़ जाती है, पता भी नहीं चलता। फिर रुल रहे होते हैं सड़कों पे। तो सोचो कि रुलने के लिए जाती है कि भाई और कमाएंगे तो खाएंगे ना। ऐसा ही है। तो एक आर्मी ऑफिसर जिसका लाइफस्टाइल इतना एक्सपेंसिव है, जिसने स्टैंडर्ड इतना मेंटेन रखना, उसका 5-6 लाख से कहाँ गुजारा होता है? वो बंदा जब रिटायर होता है तो जखीरे बने हुए होते हैं। यार मेरे बाप ने रिटायरमेंट खुद ली है, हमारे पास तो कोई जखीरा नहीं है भाई। हमने तो कहीं नहीं देखा मेरे बाप ने आइलैंड खरीद लिया हो पूरा। क्यों, किधर से, कहाँ से आता है वो पैसा? वो हमारी जेबों से निकला हुआ होता है। 71% इस वक्त जो है आर्मी को जा रहा है, डिफेंस को जा रहा है। हमारे मुल्क की इकोनॉमी में से 71%, और सिर्फ मेरे ख्याल से 5 से 6% या 3 से 4 हमने एजुकेशन के लिए रखा हुआ है। इस साल रूस और भारत के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया था कि इन दोनों ममालिक के दरमियान जो भी ट्रेड होगी वो डॉलर की बजाय इंडियन रुपी में की जाएगी। बहुत बड़ी ऑफर जिससे यूएसए तक हैरान है। रशिया अब अपने इंटरनेशनल ट्रेड करने जा रहा है इंडियन करेंसी में। इंडिया और रशिया जो है वो नेशनल करेंसीज में ट्रेड की बात कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 35 कंट्रीज ऐसी हैं जो इंडियन रुपी को इस्तेमाल करने के लिए अपना इंटरेस्ट शो कर रही हैं। यानी जो भी ट्रेड की जाएगी वो इंडियन करेंसी में की जाएगी। जो रशियन जो हैं वो इंडियन रुपया
अगर उनके पास सरप्लस इंडियन रुपया है और उन्हें इंडियन मार्केट से वो रुपया उठा लिया है, दैट इज अनदर वे टू स्ट्रेंथन द इंडियन करेंसी। कल को अगर पाकिस्तान को जरूरत पड़ती है इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए, तो क्या पाकिस्तान भी इंडिया की करेंसी यूज करेगा? पॉपुलैरिटी तो इस टाइम पे इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, उनकी आबादी हमसे ज्यादा है और मोदी ज्यादा पॉपुलर है, तो फिर उसका जो कश्मीर के ऊपर मौकफ है वो हम तस्लीम कर लें इस बात के ऊपर। ये 8 महीने जो गुजरे हैं, हर किस्म के हमारे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट हुआ है, हमारे साइकी पे इम्पैक्ट हुआ है, हम लोग अलग अलग हो गए हैं, हमें इदारे टक्कर कर रहे हैं। अब इंडिया वो क्यों इसलिए कर रहे हैं कि वो जो हमारा साउथ एशिया है वो इसके अंदर आकर अपनी एक मजीद ताकत साबित करना चाहता है। चाइना के साथ मिल के इंडिया अमेरिकन डॉलर को नीचे लेके आ रहा है। तो अगर हमें अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए इंडिया से भी तजारत करनी पड़े तो कोई इशू नहीं है। इंडिया के साथ भी अगर हमारी इकोनॉमी बेहतर होता है, हमें ट्रेड के लिए उनके साथ जाना चाहिए। और मैं लिख के दे देता हूं, आपकी तरक्की पॉसिबल ही नहीं है जब तक आप भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे। तरक्की पॉसिबल नहीं है। यू कैन नॉट इवन सर्वाइव इन द फ्यूचर। हमारे पाकिस्तान में 35 लाख लोग हैं जो सिर्फ भीख मांग रहे हैं, जो बिल्कुल तंदुरुस्त है। ये है इस मुल्क के अंदर हालात, ये है वो जबर की कैफियत। देखें, उम्रा करने, हज करने में सबसे ज्यादा तादाद आपकी है, लेकिन साथ पोर्न देखने की भी तादाद सबसे ज्यादा आपकी। छोटा सा मुल्क है लेकिन पोर्न आप इतना देखते हैं जिसकी हद कोई नहीं। नमस्कार दोस्तों, आने वाले कुछ सालों के अंदर मतलब कि इंडिया जो है वो ग्लोबल करेंसी डेफिनेटली बन जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसको बीट करेगा या फिर इसको पीछे छोड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। देखिए, फ़िलहाल तो ग्लोबल करेंसी में 2-3 करेंसी जो है वो ज़्यादा चलती है, जैसे कि हो गया US डॉलर, उसके अलावा यूरो जो यूरोपियन यूनियन वाला जो एक करेंसी है, और उसके अलावा ग्रेट ब्रिटेन का है शायद पाउंड नॉट शायद बट पाउंड, ये ज़्यादातर चलती है। ठीक है, उसके बाद की जो वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा है जो कि ट्रेड में होता है वो जापान की करेंसी, जापान का येन है। चाइना का रूबल या रशिया का रूबल अभी भी उतना फेमस है नहीं, और चाइना की भी करेंसी इतनी फेमस है नहीं। लेकिन इंडिया की करेंसी जो है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 4-5 सालों के अंदर ग्लोबली इसका यूज़ होना शुरू हो जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि 35 अलग अलग कंट्रीज़ है जिन्होंने यहाँ पर हामी भरी है कि हम आने वाले दिनों में इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे, वो रुपीज़ में होगा, क्योंकि सबको ज़रूरत है इंडिया की। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। उधर से टीटीपी वाले मारे चले जा रहे हैं, इधर से इकोनॉमी का बुरा हाल है, लोगों के पास खाने को नहीं है, ये अपनी ऑडियो वीडियो में लगे हुए। इनको मतलब समझ क्यों नहीं आती, अक्ल क्यों नहीं आती? ये लोग बच्चे हैं क्या? आरज़ू, मैंने 2-4 चीजें जो जिंदगी में देखी, सियासत और सहाफत। सियासत और सहाफत, इसमें हमेशा वो चीज दी जाती है जो लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। खबर क्या वो दी जाती, खबर वो दी जाती है जो लोग पढ़ के खुश हो, हैरान हो, जो खबर बिकती हो। सियासत में वो, अगर आपकी देखे ना, इमरान खान ने और राना सनाउल्लाह ने देख लिया है कि गूगल पे सबसे ज्यादा पोर्न देखा जा रहा है, तो वो पोर्न रिलेटेड वीडियो फेंक रहे हैं, वही चल रही है। आज अगर आप राना सनाउल्लाह या ये खान साहब लोगों को ये बताना शुरू कर दें कि आए मुल्क को तरक्की के बारे में बात करें, किसी ने साथ ही नहीं आना। आज ये बताना आज ये खान साहब लोगों को बताएं, आए भी इंटरनेट से पैसे किस तरह बनाते हैं, आए जी अमेज़न पे चीजें बेचें, आए जी चाइना से हम ये करें, वो पीछे आएगी नहीं, लौंडे लपड़े सारे भाग जाएंगे। या इंडिया से ट्रेड करें, उसके ऊपर भी नेगेटिव कमेंट्स आ जाते हैं। वही तो कह रहा हूं, और मैं लिख के दे देता हूं, आपकी तरक्की पॉसिबल ही नहीं है जब तक आप भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे। तरक्की पॉसिबल नहीं है। यू कैन नॉट इवन सर्वाइव इन द फ्यूचर। सर, हमारी तो तरक्की हो जाएगी, उनका हम बेड़ा गर्क कर देंगे बेचारों का। नहीं, उनका वो अभी आपसे बहुत आगे जा चुके हैं, उनका बेड़ा गर्क करना इतना आसान नहीं है। वो बहुत, कहाँ देखें 6.7 वो भी किसी के, चाइना के और सऊदी अरेबिया के, और कहाँ पे 560 मिलियन। वो तो सही है सर, लेकिन अगर इस तरह की कंट्री जिनके पास पल्ले कुछ नहीं है, हर एक से मांगते रहते हैं, अगर हम उनके गले पड़ गए तो उनका बेड़ा तो अपने आप ही हो जाएगा ना, हमें दे देकर बेचारे थक जाएंगे। इंडिया और रशिया जो है वो नेशनल करेंसीज में ट्रेड की बात कर रहे हैं। जब पाकिस्तान को एक चीज का पता था कि पाकिस्तान नेट इंपोर्टर है एनर्जी का, पाकिस्तान नेट इंपोर्टर है जो है वो इवन के एडिबल्स का,
तो भाई आप अपने उन ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखो, अपनी करेंसी को वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराओ और उनके साथ अपनी करेंसी में इंगेजमेंट करने की कोशिश करो। अब फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि जो इंडिया के एम्बेसडर हैं रशिया के अंदर, ठीक है, वो बता रहे थे कि इंडिया रशिया की जो बायलैटरल ट्रेड है दैट हैज़ इंक्रीज टू $27 बिलियन, जिसमें तकरीबन $25 बिलियन की एक्सपोर्ट है रशिया की, और इंडिया की एक्सपोर्ट सिर्फ $2 बिलियन है। लेकिन ठीक है, जिसमें प्राइमरली दे आर इम्पोर्टिंग ऑयल एंड फर्टिलाइजर्स, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो $25 बिलियन की इम्पोर्ट है जिसमें प्राइमरली क्रूड ऑयल वगैरह है। अब जाहिर बात है, नॉर्मली ये जो इस तरह की ट्रेड होती है कि $25 बिलियन एक्सपोर्ट हो, $2 बिलियन इम्पोर्ट हो, दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल मॉडल। बट द प्रॉब्लम हियर, द सॉल्यूशन द इंडियंस हैव इज दैट ऑफ ऑल द $5 बिलियन जो ऑयल, क्रूड ऑयल ये इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें से बहुत सारा जो है ये एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, आप देखें कि ये क्या नाम है, इस बिजनेस फोरम, इंडिया रशिया बिजनेस फोरम पे वो बात कर रहे थे। सो अब ये एनालिसिस कर लें कि एक तरफ और बहुत सारे जो रशियन बैंक हैं जिसमें गैसप्रोम बैंक है, जेनिथ बैंक है, उनको स्पेशल जो है वो लिवरेज दी गई है। अब जो रशियन जो हैं वो इंडियन रुपया, अगर उनके पास सरप्लस इंडियन रुपया है और उन्हें इंडियन मार्केट से वो रुपया उठा लिया है, दैट इज अनदर वे टू स्ट्रेंथन द इंडियन करेंसी। तो उस पैसे को वो इंडिया के अंदर परचेज भी कर सकते हैं, चीज़ें बाय भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और जो रशियन बैंक है उस पैसे को लगा भी सकते हैं। सो दैट इज हाउ इंडिया जो है वो अपने पैसे को उठा रहा है। ठीक है जनाब, ये वो चीजें होती हैं, दिस इज हाउ दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। अब देखिए कि जो, और साथ ही अगर आपको याद हो कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इसके ऊपर भी जो है वो काम शुरू हो चुका है। ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर जो है उसके ऊपर भी चीजें चल रही हैं कि आप जस्ट लिसन टू द इंडियन एम्बेसडर जो पवन कपूर है, द इंडियन एम्बेसडर टू रशिया, आप उनको सुने, क्या खूबसूरती से वो बंदा बात कर रहा है। मेरा दिल खुश कर दिया उस बंदे ने, जिस अंदाज से वो बात कर रहा था। ठीक है जनाब, और उसने बता रहा है ऐसे, मतलब मुझे तो कोई एक भी बंदा साड़ा नहीं लग गया। मुझे तो ऐसे लग रहा है पाकिस्तानी एम्बेसडर दुनिया में डरे डरे रहते हैं हर वक्त, उस तरह खुल के बात ही नहीं करते जिस तरह करनी चाहिए। और अगर खुल के बात करते भी हैं तो उनको जारी बात है वो पजीराई नहीं मिलती। द रीजन बिहाइंड इज उनके पीछे स्टेट ही कोई नहीं है। और भाई हमारे एम्बेसडर्स को तो प्रॉब्लम ये है कि जहां फॉरेन मिनिस्टर जाता है वो जाके पैसे मांगना शुरू कर देता है। इंडियन एम्बेसडर्स को ये एडवांटेज है कि वो जिधर जाते हैं वो कहते हैं जी हाँ, तो हम तो बिजनेस करने आए हैं, हम तो नेशनल करेंसीज में ट्रेड करने आए हैं, हम आपके साथ आए, हमारे साथ काम करें। अब ये जो मैंने आपको जो S&P जो है, इसने पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग जो है इसको CCC+ कर दी है B से। दिस इज व्हाट द ब्लूमबर्ग इज मेकिंग इट। इन्फ्लेशन शॉक पे है, फ्लड्स के है। जनवरी में हम बिलावल भुट्टो को सुन रहा था मैं पिछले दिनों अटलांटिक काउंसिल में, वो कह रहे थे कि हम जनवरी में एक कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशंस कर रहा है हमारी गुर्बत के ऊपर, हमारे ऊपर पैसे इकट्ठे करने के ऊपर। ठीक है जी, अब ये जो चीजें हैं कि ये दिस इज वेयर वी आर। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसकी बुनियाद इस लफ्ज कश्मीर में पिन्हा है। कश्मीर की वजह से पाकिस्तान ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसी अख्तियार की जिसका हतमी नतीजा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एक्शन प्लान के नतीजे में पाकिस्तान पे मुसल्लत हुआ। ईद आ रही है, IMF हमें कुछ पैसे दे देगा, ईद आ रही है। इन्होंने ईद को लेके इतना बड़ा एक प्रोपेगेंडा कर दिया पाकिस्तान में कि ईद के दिन खुशखबरी मिल जाएगी, ईद के दिन खुशखबरी। अरे वो ईसाई हैं यार, वो ईद नहीं मनाते। मेजर गौरव आर्या के अंदर के जो सोल्जर है वो अभी तक जिंदा है, उनकी वॉर स्पिरिट। हमें ये जो कश्मीर की रट है, ये मेरा ख्याल है हमें खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि जो कश्मीर वो था वो कभी ना हमें मिलना था, ना कभी हमारे कब्जे में था और ना ही कभी आएगा। हर चीज जो पाकिस्तान में है ये कह देते हैं कि नहीं अब अल्लाह रहम करेगा हम पे। तुम क्या करोगे? तुम भीख मांगोगे, तुम सिर्फ भीख मांगोगे। इनके टीवी एंकर भी बोलते हैं हमें वहां से भीख मिल रही, वहां से भीख मिल रही। अरे यार कुछ तो गैरत। इंडिया ऐसा रोल अदा ना करता, वहां पे मेजर गौरव आर्या ना होते तो वाकई लाहौर हिरोशिमा होता, दिल्ली नागासाकी होता, और दुनिया जो यहाँ पे बच गया वो लूट कर ले जाते। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि सऊदी और UAE से हमारे ताल्लुक खराब हैं क्योंकि वो हमें पैसे नहीं दे रहे।
अरे ताल्लुक बराबर वालों में होते हैं, भिखारी और सेठ का क्या ताल्लुक होता है यार, क्या रिश्ता होता है? हमारे रिश्ते खराब चल रहे हैं उनके साथ। उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया का बेटा बन के दोनों को बचाया। यकीन जाने लाहौर में ना ये ब्रेन क्या, ये अंडे मुर्गी के पेट में बॉयल होके बाहर निकलते और काले से होके कि अगर ये वेपन्स आपस में चल जाते। अमेरिका का एक नाम हुआ करता था, चाइना का एक नाम हुआ करता था, विदेश बोलते हैं ना कि यार मेरे को विदेश जाना है, तो विदेश का एक नाम हुआ करता था। आज विदेशी लोग जो हैं अपनी कंपनियां खोलने के लिए हिंदुस्तान में तरस रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है, एक पाकिस्तानी पत्रकार है। अब उनका कहना ये है कि पाकिस्तान की जो हालत ख़राब हुई है, पाकिस्तान की जो सिचुएशन ख़राब हुई है, चाहे इकोनॉमिकल काउंट कर लीजिए या फिर कह के आइडेंटिटी क्राइसिस है या फिर जो भी आप काउंट कर लीजिए, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान झंडे गाड़ रहा है। तो हर किसी चीज़ों पर अगर आप देखो तो यही चीज़ है कि भाई बर्बादी हो रही है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न कश्मीर है। मतलब इनका कहना ही है कि भाई देखिए, जो कश्मीर पाकिस्तान इंडिया के पास है वो तो हमें मिलने वाला है नहीं। हो सकता है कि वो हमारे पास कश्मीर है वो भी ले जाए। लेकिन दोस्तों एक और चीज़ है जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मान लीजिए कि फ़िलहाल जो कश्मीर इंडिया के पास है वो भी अगर पाकिस्तान के पास होता तो वो और किसी चीज़ को ले आते। और इंडिया को जिस टाइप का फ़िलहाल उन्होंने पिछले सालों में जो 30-40 साल उन्होंने परेशान किया इंडिया को, 90 से लेकर 2010, 2014, 15 तक, वो गज़वाए हिंद वाला चैप्टर ले आते कि भाई हमें जो है वो यहाँ से सेना निकलेगी, अफगानिस्तान से सेना आएगी, फिर पाकिस्तान आएगी और फिर हिंद पर कब्जा करेगी और उनके जो लीडर्स हैं उनको हथकड़ी पहना कर तो ऐसा नहीं है, ये उनकी फितरत में है। तो मतलब इनका कहना भी सही है कि भाई कश्मीर वाली सिचुएशन उन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। दूसरी बात जो है, जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, ये एक ऐसी डुगडुगी है जो कि हर हुकूमत ने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके चलाई है। मतलब हर जगह पे वो लहराते रहे हैं क्योंकि इसको उन्होंने एक इंडस्ट्री के तौर पे लिया है। कश्मीर की वजह से बहुत सारे ऐसे काम जो शायद वैसे ये नहीं कर सकते। अब देखिए ना, मौलाना फजल रहमान कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बन गए, 10-15 साल तक वो चेयरमैन बने रहे। भी क्या हासिल कर लिया आपने? और मैं अब खुद समझता हूँ, मैं जब 1999 दिसंबर में कंधार जो भारतीय तैयारा हाईजैक हुआ था उसकी रिहाई हुई, तो उसके बाद भी मैंने एक मजमून भी लिखा था कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसकी बुनियाद इस लफ्ज़ कश्मीर में पिन्हा है। कश्मीर की वजह से पाकिस्तान ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसी अख्तियार की जिसका हतमी नतीजा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एक्शन प्लान के नतीजे में पाकिस्तान पे मुसल्लत हुआ। यानी क्योंकि उसमें बुनियादी तौर पे यह था कि आप दहशतगर्द तंजीमों की या टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो है वो आपने उसकी पेशबंदी करनी है। तो कश्मीर की वजह से आज जो पाकिस्तान का हाल देख रहे हैं, बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि वो हमारी कश्मीर पॉलिसी की वजह से है। जो जनरल बाजवा ने उस वक्त जो कहा वो ठीक था, नोशनली विजन के हिसाब से ठीक था, लेकिन इसके ऊपर मुनाफकत फिर बहुत की गई है। यानी ये नहीं हो सकता कि आप एक मसले को लेके मुसलसल उसको चलते रहें और ये समझें कि इसकी वजह से पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के रियासती इदारे जख्मी हुए बगैर, मजरूह हुए बगैर और पाकिस्तान के मफादात मजरूह हुए बगैर पाकिस्तान तरक्की कर लेगा। ये मुमकिन नहीं था। कश्मीर मसले की एक शेल्फ लाइफ थी। कश्मीर को एनेक्स करके उस पर कब्जा करके या यूनियन का हिस्सा बना के भारत ने उस मसले को हमारे लिए ख़त्म कर दिया। कभी वो हमारे पास था ही नहीं, कभी हमारे पास आ सकता है। हमें बड़ा इस पे क्लियर होना चाहिए। देखिए, एक संगीन सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए जियोपॉलिटिकली भी, और उसमें इसलिए संगीन है कि भारत अब समझे कि वो कहा करता था ना कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है, लेकिन अब ग्लोबल पॉलिटिक्स को देखें तो उसमें भारत एक अटूट अंग बन गया है वेस्टर्न ब्लॉक की एशिया के हवाले से पॉलिसी का। एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट, एक बहुत बड़ा टूल बन गया है, और उसमें पाकिस्तान कुछ हासिल नहीं कर सकेगा अगर मुस्तकिल हम एक महाज़ाराई की
कैफियत में रहे भारत के साथ। हमें ये जो कश्मीर की रट है, ये मेरा ख्याल है हमें ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि जो कश्मीर वो था वो कभी ना हमें मिलना था, ना कभी हमारे कब्जे में था और ना ही कभी आएगा। अच्छा, इसी में अपना जो कश्मीर है उसको अगर बचाने की हम कोशिश कर लें, उसको जमहूरी तरीके से चला लें। आपने देखा पिछले दिनों वहाँ पे क्या हुआ, उसकी वजह से हमारा जो केस है कश्मीर का वो तकरीबन वो ख़त्म हो चुका है। हमें उसकी बजाय जो मौजूदा पाकिस्तान है, बाकी बचा हुआ कश्मीर है, मेरे ख्याल है उस पर तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि हम इसका ब्लेम गेम करते रहें, उसका इल्ज़ाम कभी एक पे लगाएं कभी दूसरे पे लगाएं। और उसकी सबसे बड़ी हमें जो इस हवाले से मुनाफकाना रवैया इख्तियार, मुनाफकाना पॉलिसियाँ इख्तियार की गई हैं, हमें वो तर्क करनी पड़ेंगी। अच्छा, मैं मुख्तसरन एक बात रह जा रही है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब काफी कंफर्म इतलात भी हैं, वो उनके दौर में इसराइल के करीब भी जाने की बड़ी बातें होती रही, यानी वो क्या चाहते क्या थे, यहाँ भी जाते थे, बड़ी मुख्तसर सी बात। उसमें तो उन्होंने देखे आखिरी वक्त में बड़ी कोशिश की खुद को अमेरिका के भी करीब करने की। अब तो काफ़ी सारी बातें बाहर आ गई कि वो एक्सटेंशन वो भी लेना चाहते थे, फैज़ हमीद भी अपना टेन्योर ISI के सरबराह के तौर पे जारी रखना चाहते थे। और हमारे साथ जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने इसराइल के हवाले से भी बड़ी एक वाज़ेह बात की थी, और वो ये था कि हमारा इसराइल के साथ कोई बराह रास्त झगड़ा नहीं है और हम कोई फ़लस्तीनियों के मामे लगे हुए हैं जो उनकी खातिर हमने इसराइल के साथ झगड़ा मोल ले रखा। और वैसे मैं आपको बताऊं, मेरी साबिक जो आन-जहानी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा थे शिमोन पेरेज़, उनसे मुलाकात भी हुई थी बहुत अरसा पहले टेल अवीव में। मैं जर्नलिस्ट के तौर पे वॉइस ऑफ जर्मनी के कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पे उन्होंने हमें दावत दी थी एक और वफ़द के हमरा। तो शिमोन पेरेज़ ने मुझे उस वक्त कहा था कि आप जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बेशक मेरा पैगाम पहुंचा दे कि हमारा आपके साथ कोई झगड़ा बराह रास्त है ही नहीं है, तो आप हमारे साथ उस तरह के ताल्लुकात क्यों कायम नहीं कर लेते जिस तरह के हमारे ताल्लुकात इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ हैं। मैं ये अब 2006 की बात कर रहा हूँ, अंदाज़ा लगाइए 2006 में मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल के साथ बिजनेस रिलेशनशिप कायम कर चुका था। तो उसने कहा कि इस तरह तुर्की ने हमें तस्लीम किया हुआ है, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात जो कि इतना करीबी मुल्क है उसके साथ अब हमारे बाकायदा मरासिम हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर लेते। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारे यहाँ मसलहत की सियासत होती रही है, मुनाफकत की सियासत होती रही है, जिस मामले पे हमारे मीडिया, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और हमारे सियासी जमातों को इकट्ठा होना चाहिए था, वो ये था कि पाकिस्तान का तवीलुल मायात मफाद किस में है। क्या मुसलसल आप भारत और इसराइल के साथ महाज़ाराई रखेंगे, या फिर यह है कि आप अपने एक दफ़ा तय कर लें कि हमने इस मुल्क को तरक्की देनी है, तो इस मुल्क को तरक्की देने के कई के जो आपके जितने फ्रंट आपने खोले हुए हैं गैर ज़रूरी तौर पे, उसको आप बंद करें और आवाम की फलाह व बहबूद पे तवज्जो दें। एक स्टेटमेंट आया हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब की तरफ से, और जयशंकर साहब ने बोला कि हम रशिया से हथियार खरीदते रहेंगे, $multi million के हथियार हम खरीदते रहेंगे। वो देख लें आज वो किधर कहाँ बैठ के, वो डॉक्टर जयशंकर ऑस्ट्रेलिया बैठे हुए हैं। मेरा फॉरेन मिनिस्टर दुनिया में जाता है, जिधर जाता है पैसे लेके आता है। वो जिधर जाते हैं इक्वल पार्टनरशिप की बात करते हैं, बिकॉज उनके पीछे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा हुआ है कि वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो नॉलेज इकोनॉमी में उस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर सकते हैं इन गिविंग मैन पावर। आज हम लोग पिछले 10-12 साल से देख रहे हैं कि हिंदुस्तानी एक अपने आप में जोश में है कि एक ऐसी सरकार आई है जिसमें सिर्फ एक भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं है, हर एक युवा अपने आप को भारत का प्रधानमंत्री बनने को और समझने को तैयार है। इकोनॉमी वीक है, आपकी बाकी सारी चीजें, आपके पास एक नहीं 100 एटम बम पड़े हुए हैं, आपके पास दुनिया का हर मिसाइल भी है, आपका हर जेट फाइटर भी है, आप नहीं लड़ सकते सर बगैर इकोनॉमी के। इंडिया को ये क्रेडिट जाता है कि आप लोगों ने इकोनॉमी पहले बेहतर की, डिफेंस आप लोगों ने बाद में बेहतर की। कमर चीमा पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट है, इन्होंने अभी ये पिक्चर शेयर की है कि मैं चिकागो में जा रहा था तो रास्ते में मेरा टकराव राना अयूब से हो गया। आज ऐसा भारत हुआ है कि देश विदेश में हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारी महिलाएं तिरंगा झंडा पकड़ने से गर्व फील करती हैं। क्यों?
क्योंकि जो रहबर मिला है हम लोगों को, जो चौकीदार हम लोगों को मिला है, वो बड़ा एनर्जेटिक मिला है। आज तक मुसलमानों की हरामजादगी के ऊपर इसने एक लफ्ज नहीं बोला। नए भारत में हम डिग्निटी पर, सेल्फ रिस्पेक्ट पर, सेल्फ कॉन्फिडेंस पर हम ज्यादा भरोसा करते हैं कि ऐसा ही चाहिए था चौकीदार जो हर किसी को कहे कि जागते रहो क्योंकि अब नया भारत बन रहा है। मैं समझता हूँ ये सारी चीजें विद इन अ मंथ सेटल ना हुई तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स समथिंग बिग, जिसमें जिस तरह हो सकता है पाकिस्तान में आर्मी बेस हो सकती है, पाकिस्तान भारत की झड़प हो सकती है, जिसमें कई चीजें आ सकती हैं सामने। मिनिस्टर साहब ने बहुत सोफिस्टिकेटली बोला है, अगर मैं वहां पर होती तो शायद थोड़ा और रो बोल देती। नमस्कार दोस्तों, अब प्रधानमंत्री मोदी का एक अलग जलवा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अमित शाह का एक अलग जलवा है। अजीत डोभाल की बात करें तो उनका भी एक अलग सिचुएशन है, योगी जी वाला है। लेकिन इन सब में हम एक और मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हम उन भाई साहब को भूल रहे हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल उन्होंने निभाया है पिछले दिनों। उनकी बात मतलब उनका नाम है जयशंकर साहब। अब उन्होंने यहाँ पर मतलब जो प्रेशर इंडिया की मतलब कि गवर्नमेंट फील कर रही थी, उन्होंने बहुत ही इजी तरीके से उन्होंने इस प्रेशर को नीचे उतार दिया। मतलब जब यहाँ पर रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई तो हमें पता था कि पूरी दुनिया यहाँ पर प्रश्न उठाएगी कि भाई आप जो है वो रशिया से सारी चीज़ें परचेज करते हो, उनको पेमेंट करते हो, तो रशिया जो है इन सारे पैसों को यूज़ करता है यूक्रेन के खिलाफ वॉर में, मतलब आप फंड करते हो। तो इंडिया ने कुछ सुना ही नहीं। इंडिया ने कह दिया कि भाई आप अभी भी मंगवा रहे हो सारी चीज़ें। मतलब ऐसी बहुत सारी इवेंट्स हुई है पिछले दिनों में, पिछले 2-3 सालों में, कि भाई जयशंकर साहब को मानना पड़ेगा कि भाई ये जो भाई साहब है ना, वो बंद मुट्ठी थी, अब खुली है तो खाक की नहीं हुए 2-3 लाख की हो गई है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। एक स्टेटमेंट आया हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब की तरफ से, और जयशंकर साहब ने बोला कि हम रशिया से हथियार खरीदते रहेंगे, मल्टी मिलियन डॉलर के हथियार हम खरीदते रहेंगे। क्यों खरीदते रहेंगे? क्योंकि वेस्ट भी तो पाकिस्तान को इतने सालों से हथियार दे रहा है। अगर वेस्ट पाकिस्तान को हथियार दे रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारी वेस्ट से अच्छी दोस्ती है, उसके बावजूद वो पाकिस्तान को देता है। वैसे जयशंकर साहब कड़वा बोलने में या जिसे बोले बेबाक बोलने में, सीधा बोलने में कभी चूकते नहीं है, और बहुत ही स्ट्रांग और करियर पॉलिटिशियन नहीं है, करियर डिप्लोमैट हैं, अब पॉलिटिशियन है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ नाजिया इराई खान एनालिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हैं, और साथ में जिसे बोलते हैं एक, अब ये भी अपनी बात को उसी कड़वे अंदाज में या बेबाकी से बोलने के लिए मशहूर हैं। नाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। नाजिया जी, ये जो मैडम ने बोला, सॉरी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब ने बोला कि वेस्ट भी हथियार बेचता रहता है, हम रशिया से खरीदेंगे, क्या ये एक नई स्ट्रैटेजी आई है? इससे पहले मनमोहन सिंह के टाइम पे तो ऐसे स्टेटमेंट्स हमने कभी नहीं सुने। देखिए, मनमोहन सिंह के टाइम में तो हमने मेक इन इंडिया बनाने का भी नहीं सुना था। मनमोहन सिंह के टाइम में मौन व्रत का टाइम था। मनमोहन सिंह के टाइम में हम नजरें झुका कर रहते थे। मनमोहन सिंह जी के टाइम पर हमें सीना चौड़ा करने की अनुमति, चलने की अनुमति नहीं थी। मनमोहन सिंह जी के टाइम में वो सामने खड़े होते थे लेकिन दिमाग इटली का चलता था। तो वो एक अलग ही दुनिया थी जिसमें हिंदुस्तानियों के अंदर वो जोश नहीं था, वो बात नहीं थी जो आज हम लोग पिछले 10-12 साल से देख रहे हैं कि हिंदुस्तानी एक अपने आप में जोश में है कि एक ऐसी सरकार आई है जिसमें सिर्फ एक भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं है, हर एक युवा अपने आप को भारत का प्रधानमंत्री बनने को और समझने को तैयार है, और अपने अंदर भी वही जोश पैदा कर रहा है कि हम दिन भर के 24 घंटे में कम से कम 18 घंटा तो काम कर ही लेंगे, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री इस एज में कर रहे हैं और विद फुल एनर्जी कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? देखिए, यूक्रेन में और जब जंग हुआ था और जब वहां के स्टूडेंट्स को लेकर आया जा रहा था, तो देखिए वहां के स्टूडेंट्स का जोश देखिए कि तिरंगा झंडा दिखा करके वो फ्लाइट पर बैठ रहे थे और यहाँ पर आने के बाद कह रहे थे कि ऐसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं, और यहाँ के केंद्र के मंत्री लोग जाकर के उनको वेलकम कर रहे थे, बच्चे बहुत खुश थे। तो आज ऐसा भारत हुआ है, आज ऐसा भारत हुआ है कि देश विदेश में हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारी महिलाएं तिरंगा झंडा पकड़ने से गर्व फील करती हैं। क्यों?
क्योंकि जो रहबर मिला है हम लोगों को, जो चौकीदार हम लोगों को मिला है, वो बड़ा एनर्जेटिक मिला है और बड़ा मतलब एनर्जी वाला मिला है, जो दूसरों को भी अपने स्पीच के थ्रू, अपने काम के थ्रू एनर्जी देता है। अब जो टॉपिक की बात है कि देखिए, भारत हमेशा रिस्पेक्टफुल, अब जो नया भारत बना है, मैं वो मौन व्रत वाले भारत की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। अब जो नया भारत बना है, नए भारत में हम डिग्निटी पर, सेल्फ रिस्पेक्ट पर, सेल्फ कॉन्फिडेंस पर हम ज्यादा भरोसा करते हैं। भारत ऐसा नहीं है कि विदेश से हमारा बिजनेस टाई अप नहीं है या हम करना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं और हो भी रहा है, लेकिन विद फुल ऑफ डिग्निटी, विद रिस्पेक्ट, विद सेल्फ कॉन्फिडेंट, झुक करके, किसी के घुटनों पर बैठ करके अपने देश को किसी की भीख पर चलाने के लिए ये ना हम कर सकते हैं अब और ना करना चाहेंगे। क्योंकि मोदी जी की ये जो लाल किला से जो स्पीच स्टार्ट होती है, उसके बाद सिर्फ मोदी जी का रोंगटा खड़ा नहीं होता है, हर एक भारत के भारतवासियों का रोंगटा खड़ा होता है और कहता है कि ऐसा ही चाहिए था चौकीदार, जो हर किसी को कहे कि जागते रहो क्योंकि अब नया भारत बन रहा है, जागते रहो क्योंकि यही भारत है जो पूरी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। देखिए, पाकिस्तान की भिखारीपने को हम सब जानते हैं, हम सब वाकिफ है पाकिस्तान के भिखारीपने से। पाकिस्तान में टमाटर 400 रुपए केजी, दूध 300 रुपए केजी, गैस सिलेंडर का दाम बहुत ज्यादा है। कोई खान पठान आता है, वो गवर्नमेंट का गाड़ी बेचता है, गवर्नमेंट का कर्टन बेचता है, मुझे तो लगता है कि बाथरूम का पॉट भी बेचा होगा अपना गवर्नमेंट चलाने के लिए। तो ऐसे सरकार की तुलना अगर भारत से हम करते हैं तो मुझे लगता है कि मिनिस्टर साहब ने बहुत सोफिस्टिकेटली बोला है। अगर मैं वहां पर होती तो शायद थोड़ा और रॉ बोल देती। कमर चीमा पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट है, इन्होंने अभी ये पिक्चर शेयर की है कि मैं चिकागो में जा रहा था तो रास्ते में मेरा टकराव राना अयूब से हो गया। अच्छा, मैंने दोनों की तस्वीर को बड़े गौर से देखा है। भाई बहन नहीं लगते, ऐसा नहीं लगता कि इनका डीएनए एक है, ऐसा नहीं लगता कि ये शायद बचपन में बिछड़ गए थे। राना अयूब से बड़ी बेगैरत मैंने जिंदगी में औरत नहीं देखी। इस इंतहाई मतलब शेमलेसनेस, बेशर्मी, बेगैरती की अगर कोई तस्वीर हो तो वो राना अयूब है। हर बार ताने मारेगी मुझे। मैं इसकी एक एक ट्वीट पढ़ता हूँ, एक एक पोस्ट पढ़ता हूँ, इसके एक एक आर्टिकल को पढ़ता हूँ। आज तक मुसलमानों की हरमजादगी के ऊपर इसने एक लफ्ज नहीं बोला, एक लफ्ज नहीं बोला। इंडिया के स्पोक्स पर्सन टू एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री मिस्टर अरिंदाम बागची ने उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमसे आटा मांगेगा तो देंगे। कर्जों के अंदर हमारा मुल्क जकड़ा है, आम आदमी को रोटी रोजगार दोनों मुयस्सर नहीं है, डिफॉल्ट का खतरा अभी भी हमारे यहाँ मौजूद है, मगर हुकूमती अलल्ले तलल्ले अपने जौबन के ऊपर। मुल्क में सियासी बहरान और बेयकीनी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। मुआशी तौर पर अगर बात की जाए तो मुल्क तबाह हो चुका है। वहाँ पर मुसलमानों को 25 रुपए किलो आटा मिल रहा है सर। यहाँ पर पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है सर? देखे ना, आटा नहीं मिल रहा, लोग कतारों में मर रहे हैं सर। मैं छोटी बात बताऊँ, 1947 में दोनों मुल्क लैदा हूँ मैं, आज तक इंडिया में उतने मुसलमान कत्ल नहीं हुए जितने पाकिस्तान में हो चुके हैं। गरीब और आम आदमी बकायदा पिस कर रह गया है। महंगाई ने तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिए हैं। आम आदमी इस वक्त जितना पिस रहा है और जितना उसके बुरे हालात हैं, हम अपने हमसाया मुल्क से ये नहीं कह सकते कि भाई जरा खिड़की खोल दो, एक दरवाजा खोल दो तो हमें हमारी भूखी आवाम को, बेचारी गरीब आवाम जो है वो भूखी मर रही है, उसको आटे की जरूरत है, तो हम आपसे सस्ता आटा लेना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान मेरी माँ है, अगर मेरी मादरे मिल्लत है, तो भारत मेरी मासी है। मैं उसके खिलाफ से इतनी नफरत क्यों करूंगा भाई? अब ये ईरान, मैं जानना चाहता हूं ना, क्यों अफगानिस्तान जिधर उधर 4 टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, क्या वजह है कि उधर उनका बॉर्डर पे कोई नहीं होता, बस हमारे बॉर्डर पे होता है? तालिबान ने कहा है हमें पाकिस्तान के अंदर से टेररिज्म जो है उसका खतरा है। अब देखें, यहां तक भी हालात आने थे कि तालिबान ने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान की तरफ से हमें दहशतगर्दी का खतरा है। मैं तो समझती हूँ कि अगर आटे की बात की गई तो शायद इंडिया कीमत भी ना पूछे और कहे कि हम आपको इतना, वैसे ही इतनी क्वांटिटी हम आपको सिर्फ आपकी आवाम के लिए दे देते हैं। यानी आपने कभी क्रिएटिव थिंकिंग नहीं की, अब जूते पड़ रहे हैं आपको दुनिया से। हमें कश्मीर छोड़ के इकोनॉमी करना पड़ेगा।
नमस्कार दोस्तों। अब ये चीज़ देखने वाली है कि भाई इंडियन मुस्लिम सही मायनों में अगर देखो तो भाग्यशाली है, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो वो कन्वर्ट हुए, मतलब हिंदू में से कन्वर्ट हुए कुछ सालों पहले, 200, 300, 400 साल पहले। लेकिन आज भी उनको जिस हिसाब से उनको जीना है उस हिसाब से जीने दिया जाता है। मतलब गवर्नमेंट हो या फिर हिंदू मेजोरिटी कंट्री है तो हिंदुओं की बात हो, जो भी हो, उनको उस हिसाब से यहाँ पर परेशान नहीं किया जाता। दूसरी अगर आप चीज़ देखो तो मतलब आसपास के जितने कंट्रीज है, जैसे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात हो गई यहाँ पर, तो वहाँ पर जो हालात है, वहाँ पर तो मुख्य रिलीजन इस्लामी है, फिर भी उनकी सिचुएशन बहुत ख़राब है। अब ज़रा आप इंडिया में देखिए कि इंडिया में हिंदुओं के जितने राइट्स हिंदुओं को मिलते हैं उससे ज़्यादा राइट्स तो यहाँ पर मुस्लिमों के पास है। और ये जो पाकिस्तान में नैरेटिव चलाया जाता है कि भाई नमाज भी नहीं पढ़ने दिया जाता, मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार होते हैं, ये सारी बातें हम सबको पता है कि भाई 1% भी सही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपेयर करना चाहिए। मुझे तो मतलब कोई ऐसा बंदा मिला नहीं, कुछ चुनिंदा जो है वो बीजेपी के टच में जो होते हैं वही बोलते हैं। अदरवाइज ये चीज़ें बोलनी चाहिए, उनको कहनी चाहिए, दुनिया को जतानी चाहिए, जिससे ये पता चले कि नहीं सही मायनों में वो फील करते हैं। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। इंडिया की तरफ से जवाब आ गया है। इंडिया ने जवाब दे दिया है उस स्टेटमेंट का जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से दी गई थी। अरब न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने एक बड़ा बयान ये जारी किया था कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच थ्रू टेबल टॉक वो तमाम प्रॉब्लम्स रिजॉल्व किए जाएं जो दोनों कंट्रीज़ के बीच कई डेकेड से हैं। उनका कहना ये था कि वो सिंसियर और ऑनेस्ट टॉक चाहते हैं, और जो जंगें हुई दोनों कंट्रीज़ के बीच उससे कुछ नहीं मिला सिवाय बेरोज़गारी, भूख के। लेकिन इसी के साथ उन्होंने इस इंटरव्यू में एक और बड़ी अहम बात की थी जो मैंने इससे पहले उसका जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा था ये बड़े शर्म की बात है कि एक न्यूक्लियर पावर हाथ में कशकोल पकड़ के जो है मांगती फिर रही है, कि एक एटमी ताकत को पूरी दुनिया से पैसे मांगने पड़ रहे हैं, भीख मांगनी पड़ी है। ये बात भी उन्होंने उसके अंदर की थी, क्योंकि हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर समेत सब जगह जगह जा रहे हैं पैसे के लिए, तो उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की। लेकिन 2 दिन हमने देखा कि इंडिया की तरफ से कुछ इसके ऊपर नहीं कहा गया, और हम वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि भारत की तरफ से इसका क्या जवाब आता है। तो भारत की तरफ से जवाब आ गया है, और इंडिया के स्पोक्स पर्सन टू एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री मिस्टर अरिंदाम बागची ने इसके ऊपर ये कहा है कि हम तो हमेशा से अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, नॉर्मल रिलेशंस रखना चाहते हैं। मैं आपको बता देती हूँ उन्होंने ये क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है, वी हैव ऑलवेज वांटेड नॉर्मल रिलेशंस विद पाकिस्तान। लेकिन साथ में उन्होंने एक कंडीशन भी रखी। उन्होंने कहा कि बट देयर शुड बी ए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर विच डज नॉट हैव टेरर, हॉस्टिलिटी और वायलेंस। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कुछ और बातें भी की जिसमें उनसे कई सवाल किए गए। एक सवाल जब उनसे ये किया गया कि आप आटा क्यों नहीं दे रहे, पाकिस्तान में आटे की कमी है, तो नेबरिंग कंट्री है, हमसाया है, तो इसको आटा आप क्यों नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमसे आटा मांगेगा तो देंगे, आटा मांगे तो हम तभी देंगे। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सच है कि इससे पहले ऐसा हुआ है कि एक मर्तबा इसी तरह की कोई सिचुएशन थी तो इंडिया की तरफ से कोई ऑफ़र की गई थी जिसको हमने डिक्लाइन किया। फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो की तरफ से डिक्लाइन की गई थी। ये बात उनसे पूछा गया था कि क्या इंडिया ने आपको ऑफ़र की है मदद की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने ऑफ़र नहीं की, लेकिन हम उनसे मदद नहीं चाहते। इस तरह की बात पहले हो चुकी है, तो इंडिया खुद से कैसे मदद करे। उसे पता है कि हम ठीक है आगे कर दें, कि भाई एक इंसानी लेवल पर होके हम कहते हैं कि वीट ले लें या आटा जो है हम प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी तरफ से जो हमारी नाक इतनी ऊंची है, इतनी लंबी नाक और इतना ईगो, इतनी अना, हम पूरी दुनिया में कशकोल लेके जा सकते हैं, हम हर एक से दर दर मांग सकते हैं, भीख मांग सकते हैं, लेकिन हमारी नाक इतनी ऊंची है, हमारी ईगो इतनी ज़्यादा है, हमारी अना इतनी ज़्यादा है कि हम अपने हमसाया मुल्क से ये नहीं कह सकते कि भाई ज़रा खिड़की खोल दो, एक दरवाज़ा खोल दो, तो हमें हमारी भूखी आवाम को, बेचारी गरीब आवाम जो है वो भूखी मर रही है, उसको आटे की ज़रूरत है, तो हम आपसे सस्ता आटा लेना चाहते हैं, आप हमें आटा प्रोवाइड कर दें। मैं तो समझती हूँ कि अगर आटे की बात की गई तो शायद इंडिया कीमत भी ना पूछे और कहे कि हम आपको इतना, वैसे ही इतनी क्वांटिटी हम आपको सिर्फ आपकी आवाम के लिए दे देते हैं। हम ये तो कर सकते हैं कि अपने इश्यूज़ को थोड़ी देर के लिए हम साइड पर रखें और हम कहें कि हम इंडिया से आटा लेने लगे हैं।
हम इंडिया से वीट लेने लगे, हम उनसे ये वाली ट्रेड जो हमें इस वक्त बहुत ज़रूरत है और आवाम इस वक्त बहुत मुश्किल में है, तो हम सिर्फ ये फ़ैसला जो है आवाम के लिए कर रहे हैं। यानी हुकूमत अगर ये कहे कि ठीक है इमरान खान हम पे तनकीद कर रहे हैं, आप करें, लेकिन हमने ये फ़ैसला आवाम के लिए किया है। और जब आवाम तक ये आटा पहुँचेगा, वीट पहुँचेगी, वो सारी सहूलियात पहुँचेंगी जो आप इंडिया से ट्रेड स्टार्ट करके लेंगे, तो आवाम आपको ही वोट देगी कि ठीक है, ओके, उन्होंने फ़ैसला किया तो इसमें क्या है अगर ले लिया, जब उन तक उनकी जो ज़रूरियात है वो पहुँच रही हैं। एक बात तो आप याद रखें, हमें एक काम करना ही पड़ेगा, हमें कश्मीर छोड़ के इकोनॉमी करना पड़ेगा। हमें कश्मीर जो थोड़ी देर के लिए साइड पर रखकर हमें इस वक्त अपने सामने आवाम की ज़रूरियात, उनके लिए क्या चाहिए, उनकी कमर टूटी हुई है, उनको कैसे उठाना है और कैसे पाकिस्तान को एक गहरे गड्ढे में गिरने से रोकना है, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमने रट लगाई हुई ना इतने अरसे से, वो हमें छोड़ना पड़ेगी, वो हमें पीछे रखना पड़ेगी। क्योंकि देखिए, आप ना, पैलेस्टीन हमारा मसला है, वो मसला आपका उस वक्त होगा, आप उस वक्त आंसू बहाएं उनके ऊपर बम गिरने की जिस वक्त आपके अपने लोग बड़े खुशहाल हों। इंडिया में कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीर आपकी शहर है, ये सब, ये उस वक्त आप सवाल उठा सकते हैं, उस वक्त कर सकते हैं जब आप एक खुशहाल मुल्क हो, आपके पास और कोई क्राइसिस ही ना हो, आपके पास और कोई इशू ही ना हो, आपके पास बस यही हो भाई और तो कुछ है नहीं, चलो इसी के ऊपर थोड़ी सी मुँहमारी कर लेते हैं, ज़रा थोड़ा सा अपने नेबर्स को टफ टाइम दे देते हैं, तो चलो ये कश्मीर लगाओ। लेकिन हम तो ऑलरेडी खुद से अपने इतने टफ टाइम में हैं, इतने क्राइसिस में हैं कि हम किसी को क्या टफ टाइम दे सकते हैं। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, जाओ वड़ो, जो मर्जी करो, और फिर उनकी तरफ से अलबत्ता फिर जो आप जानते हैं, जब आप ये नाम लेंगे तो दूसरी तरफ से जो कहा जाएगा अच्छा आपके वहाँ भी कश्मीर है ना, तो ठीक है, फिर उसके ऊपर भी कुछ करते हैं, तो टफ टाइम हमें ही मिलेगा। इस वक्त जो पिछले दिनों हमारे पाकिस्तान के जो एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक डिटेल के साथ लिखा है किस तरीके से डायलॉग शुरू हुआ दो हमारे एनएसएज के, भारत के एनएसए और पाकिस्तान के एक आर्मी जनरल, और जिस तरीके से एक पीस प्लान के बारे में सोचा गया कि मोदी जी पाकिस्तान आएंगे और रिलेशनशिप बेहतर होंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड थे तो उसी चीज का हवाला दे के उसी तरह का पैकेज करके पहले एक बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी डायलॉग करके फिर आप इस तरह की चीज कर दें। अब दूसरा उसमें आरजू, मैं अक्सर ये कहना चाहता हूं, मेरे खिलाफ जाती तौर पर मैंने देखा है बहुत ज्यादा बैशिंग होती है ऑनलाइन भी, और अक्सर जो है खासकर पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जाता है कि शायद मैं पाकिस्तान बैशिंग करता हूं, पाकिस्तान के खिलाफ बोलता हूं। इट इज नॉट पॉसिबल। पाकिस्तान मेरी मदरलैंड है, मैं उसके खिलाफ क्यों बोलूंगा? मैं उस सिस्टम के खिलाफ हूं जो इसको 76 साल से तबाह करने के करीब लेके जाता रहा। हाँ, दूसरी तरफ ये कुछ लोग ये बात करते हैं कि शायद आई एम लीनिंग टुवर्ड्स भारत इंडिया। मैं बिल्कुल भारत, अगर पाकिस्तान मेरी माँ है, अगर मेरी मादरे मिल्लत है, तो भारत मेरी मासी है। मैं उसके खिलाफ से इतनी नफरत क्यों करूंगा भाई? सदियों से हम इकट्ठे रह रहे हैं, दुनिया में वाहिद ऐसे कुछ लोग हैं जिनका डीएनए, कल्चर, फूड, मिजाज, सोचें बिल्कुल एक जैसी हैं। वो कौन है? वो हमारे भारतीय भाई। और मैं स्ट्रिक्टली बिलीव इस चीज पे करता हूं कि आरजू कभी नफरत में इतने आगे ना चले जाएं कि वो आपको हर्ट करना शुरू कर दे। अब इस वक्त हम इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं नफरतों में कि हम अब वो चीजें हर्ट कर रही हैं, मुसलसल कर रही हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान को ज्यादा हर्ट कर रही हैं, क्योंकि हमारे एक तो डेमोक्रेसी का सिलसिला मुतासर रहा, उसके बाद करप्शन, नेशनलिज्म, मिसमैनेजमेंट, सारी चीजें हमारे पास हैं। भारत तो अपनी तरक्कियों में जा रहा है। आपकी जरूरत है इस वक्त, और मैं समझता हूं आज भी अगर देखा जाए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप बेहतर करना चाहते हैं तो आप स्टेप लें। पाकिस्तानी कहते हैं ऋषि सुनक पाकिस्तानी डिसेंट का है, तो पूरा पाकिस्तान तो इंडियन डिसेंट का है। 1947 से पहले पाकिस्तान था? नहीं था। नाम था पाकिस्तान का? नहीं था। ये पाक हिंद कहलाता था सारा। इस ट्रिबल में दुनिया के 5 बड़े इन्वेस्टर जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं और पीएम मोदी के साथ दे रहे हैं। इंडियन सरकार ने गूगल को कोई 113 मिलियन जो है वो फाइन किया है, और पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी सरकार के पास तो गूगल की ईमेल भी नहीं होनी। भाई ये फेक है, फेक से आपका इमेज अच्छा नहीं होता, आप जलील होते हो। अब आप इमेजिन करें कि इंडिया कितना ज्यादा, फर्स्ट दे आर प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजंस। पाकिस्तान को देख के तकलीफ होती है, इंडिया को देख के खुशी होती है कि इंडिया ने माशाल्लाह एक तरक्की की है, अपने लोगों के लिए उन्होंने काम किया है।
हम लोगों ने सिर्फ पैसा इकट्ठे करने के चक्कर में रहे हैं। अब आप कंपेयर करें इंडिया गवर्नमेंट को, वहाँ पर मोदी, ठीक है, अगर हम उसको जितना मर्जी क्रिटिसाइज़ करें एज अ रेसिस्ट, एज अ व्हाटएवर, ठीक है, बट अपनी आवाम के लिए वो उस प्लेटफॉर्म पे जाता है, ठीक है। वहाँ पे आप देखें बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स के ऑफिस हैं, गूगल का ऑफिस है, वहाँ पे अब IBM इन्वेस्ट कर रहा है, हर बड़ी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। वो मोदी के मुल्क से आ रहा है वो बंदा, मतलब कि था खून तो उधर का ही है ना, और वो एक क्लास होगा और आप देखिएगा इंग्लैंड अब कहाँ जाएगा। इंडिया देख लो यार कहाँ से कहाँ चला गया। तो वो एक मैसेज दे रहे हैं इंटरनेशनल दुनिया को कि पाइन तुसी इत्थे आके जो मर्जी लुट लट के ले जाओ, ऐ नहीं होना। अफगानिस्तान वालों ने सुबह ही सुबह भाई मीडिया पे आतंक मचा दिया कि इंडिया की टीम नखरे कर रही है और उनको सैंडविच जो है वो बोल रहे हैं कि ये ठंडे मिल रहे हैं। तो बेटा भिखारियों, बुकलंडियों, ये इंडिया की टीम है, ये पाकिस्तान की टीम नहीं है कि उनको सड़ी हुई बिरयानी या पिछले साल के बचे हुए कैंटीन के बर्गर खिला दिए तो वो लोग खा के बोलते अल्हम्दुलिल्लाह। उनका विजन, उनका जो ये मोटिवेशन है, उनका जो डिटर्मिनेशन लेवल है वो हमसे बहुत ज़्यादा हाई है। चाहे हम लोग उनको जो है क्रिकेट में या कहीं भी हम लोग उनको रोस्ट करते रहते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक उनका डिटर्मिनेशन लेवल हमसे बहुत ज़्यादा हाई है। नमस्कार दोस्तों, अब मैं ये चीज़ कई बार बोल चुका हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो एक क्राइसिस चल रहा है, आइडेंटिटी क्राइसिस, कि वो खुद को किसके साथ कंपेयर करे, अपने पूर्वज किसको बताए, वो उनको पता ही नहीं चल रहा। अब देखिए, सबसे पहले जब आज़ाद हुए तो मुसलमान भाई भाई के नारा लगाते हुए वो अरब कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट हो गए, मतलब सऊदी, UAE, कतर, लेकिन फिर से उनको अपना बाप बदलना पड़ा, फिर टर्की को बनाया, फिर चाइना को बनाने की ट्राई कर रहे थे, लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि भाई उनके जो फेस है वो मिलते नहीं थे। तो आखिरकार अभी भी वो क्राइसिस तो है ही है, लेकिन यहाँ पर एक और बात हो रही है कि भाई पाकिस्तान जो खुद की हिस्ट्री को बताता है, उनके पास 1947 से पहले कोई उनके पास हिस्ट्री है नहीं, और उनको हिस्ट्री दिखानी अगर मतलब वो उससे भी पीछे जाना चाहता है तो उनको इंडिया का नाम लेना ही पड़ेगा। उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, जो सबसे ज़्यादा वो नफरत करते हैं, और इसीलिए उनकी हिस्ट्री 1947 से पहले नहीं जाती है। तो मतलब लबोलबाब यही है कि जैसी भी हिस्ट्री हो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी डरते हैं। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। अब आपने मेरे सवाल का जवाब देना है। 1947 से पहले पाकिस्तान था? नहीं था। नाम था पाकिस्तान का? नहीं था। ये पाक हिंद कहलाता था सारा। तो मुझे एक चीज़ बताइए, जेलस किस चीज़ का है कि एक इंसान तरक्की करता है तो आप कहते हो हमारा है, हमारे पास से गया, उधर से गया। भाई मेरे, जब वो इधर पाकिस्तान में आप कह रहे हैं ना थे, तो जब वो हिंद था 1947 से पहले पाकिस्तान का नामो निशान भी नहीं था, ये सारा पाक हिंद कहलाता था। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ हम अपने पल्ले से हमें ये कह देना चाहिए था, शायद ये ज़्यादा बेहतर होता कि एशिया के हैं और वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों का नाम आ जाता है, जी एशिया से हैं। हाँ जी, वो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन देखें, क्रेडिट हमेशा देना चाहिए। जो इंसान तरक्की कर रहा है या जो इंसान ऊपर जा रहा है, हर चीज़ का क्रेडिट घुमा के अपने ऊपर नहीं लाना चाहिए। अपने अंदर क्वालिटी पैदा करनी चाहिए कि आप उस लेवल पे आइए। ऐसे अगर हम करेंगे तो हमारे जो यहाँ पर मिनॉरिटीज़ हैं उनको लेकर हमारा शायद पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो जाएगा। जी पाकिस्तान के जो हिंदू कम्युनिटी है वहाँ से कोई ऊपर चला, भाई ये फेक है, फेक से आपका इमेज अच्छा नहीं होता, आप जलील होते हो। तो हम रियल क्यों नहीं जाते हैं? क्यों नहीं हम अपने मिनॉरिटीज़ को राइट देते? क्यों नहीं कोई ऐसी एग्जांपल सेट करते कि यार वो हिंदू है, वो ईसाई है, या वो कोई भी कास्ट है, सिख है, पाकिस्तान के और बहुत बड़े लेवल पे है। कोई एक बताएं मुझे। कोई भी ऐसा भी फिलहाल मौजूद तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ये दिल से आवाज़ है कि पाकिस्तान एक टाइम पे बड़ी तरक्की करेगा। सबका यार, आप भी, मैं भी है, और हम ये बात कर रहे हैं, कारी इसीलिए रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान भी आगे जाए। लेकिन यह पाकिस्तान तभी आगे जाएगा जब हम अपनी गलतियों को जानेंगे। पाकिस्तान को देख के तकलीफ होती है, इंडिया को देख के खुशी होती है कि इंडिया ने माशाल्लाह एक तरक्की की है, अपने लोगों के लिए उन्होंने काम किया है। हम लोगों ने सिर्फ पैसा इकट्ठे करने के चक्कर में रहे हैं, अपने महल बनाने। हमारे पास फिर पैसा भी नहीं रहा, और फिर आप भी कुछ नहीं यार, जलील भी हो रहे, ना बिजली ना पानी ना कुछ, मिलता ही कुछ नहीं है। तो बस यही सारी बातें हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्वेश्चन ये है कि उन्हें जो प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है, इस टाइम पे बनाया जा रहा है जब यूके की इकॉनमी दिन ब दिन डाउन हो रही है, उनकी इकॉनमी गिर रही है, इस टाइम पे उन्हें बनाया जा रहा है, क्या वो हैंडल कर लेंगे? भाई वो मोदी के मुल्क से आ रहा है वो बंदा, मतलब कि था खून तो उधर का ही है ना, और वो एक क्लास होगा और आप देखिएगा इंग्लैंड अब कहाँ जाएगा। ये मोदी का बंदा है, और यूके के और इंग्लैंड के तल्लुकात भी बेहतर हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। और ये बंदा आपको दिखाएगा उधर भी जाके कि उनकी इकॉनमी भी ऊपर जाएगी, वो लोग भी ऊपर जाएंगे, सारा सिलसिला। इंडिया देख लो यार कहाँ से कहाँ चला गया है।
अभी रिसेंटली कल की बात थी कि इंडिया कुछ भी नहीं था। ऐसे ही 19s की बात करें, 90s मतलब ये है कि अभी शायद तब 30 साल पुरानी 35 साल पुरानी बात करें तो हम हमारे मुकाबले पे था। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 30-35 साल को हम कल की बात कहते हैं, 100 साल पुरानी बात को कहते हैं कि यार बहुत पुरानी बात है। 30-35 साल एक जनरेशन का होता है, तो उस अरसे में उन लोगों ने यार वाकई तरक्की की है, इस बात को मान। वो ये नहीं कहते कि हम डेवलप हो चुके हैं, वो कहते हैं अभी तो हमने आगे जाना है, यानी इसका मतलब उनकी सोच बड़ी है। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, इतना कुछ होने के बावजूद भी उनका बहुत बड़ा एंकर है, वो कह रहा था इंडिया आज भी जेरे तामीर है। उन्होंने फकर नहीं किया, वो प्राउड नहीं हो गए, उन्होंने कहा इंडिया आज भी जेरे तामीर है, यानी कि आज भी बन रहा है। वो तो उनके प्राइम मिनिस्टर भी यही कहते हैं कि हमने आगे जाना है, अभी तो हमने ये सफर स्टार्ट किया है। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। फेस्टिवल में दुनिया के 5 बड़े इन्वेस्टर जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं और पीएम मोदी के साथ दे रहे हैं। पीएम मोदी का साथ देने की वजह, ट्रस्ट करने की वजह, पाकिस्तान इस सारे सिनेरियो में कहीं भी नज़र नहीं आता। पाकिस्तान में ना इन्वेस्टमेंट की जाती है और ना ही ट्रस्ट किया जाता है किसी भी इन्वेस्टर की जानिब से। अब आप कंपेयर करें इंडिया गवर्नमेंट को, वहाँ पर मोदी, ठीक है, अगर हम उसको जितना मर्जी क्रिटिसाइज़ करें एज अ रेसिस्ट, एज अ व्हाटएवर, ठीक है, बट अपनी आवाम के लिए वो उस प्लेटफॉर्म पे जाता है, ठीक है। वहाँ पे आप देखें बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स के ऑफिस हैं, गूगल का ऑफिस है, वहाँ पे अब IBM इन्वेस्ट कर रहा है, हर बड़ी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। सेकंड, इट इज़ अ बिग मार्केट कंपेयर टू पाकिस्तान। उसके अलावा भी वो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर चीज़ों को फैसिलिटेट करते हैं, फ्रीलांसर्स को फैसिलिटेट करते हैं, ऐसी कंपनीज को फैसिलिटेट करते हैं कि वो पैसा रेवेन्यू जनरेट करें। पाकिस्तान में आपको बहुत सी चीज़ों पर नहीं आपको फैसिलिटेट किया गवर्नमेंट की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राइट, जिस कंपनी में मैं वर्क कर रहा हूँ उनको गवर्नमेंट किसी लेवल पर फैसिलिटेट नहीं करती। उनको हर चीज़ टैक्स कट होता है, उनको हर तरह की चीज़ें खुद मैनेज करनी पड़ती हैं। सो आई थिंक दैट्स अ बिग रीज़न। प्लस हमें एज अ गवर्नमेंट एक्टिवेट होना चाहिए ऑन द इंटरनेशनल लेवल। हम जाके बताएं कि हमारे यहाँ भी इतना टैलेंट है, हमारी तरफ भी आके इन्वेस्ट करें। हमारा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ऐसा कोई फेस ही नहीं है, ठीक है, जिसको बताना चाहिए। सही। अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ, कंपेयर करूँ पाकिस्तान इंडिया, तो क्या आपकी अपनी राय है कि पाकिस्तान में ज़्यादा एजुकेशन, ज़्यादा जो है इंस्टीट्यूट अच्छे हैं या फिर इंडिया में? नो डेफिनेट आंसर, मुझे नहीं पता। आई हैव नो डेफिनेट। क्यों? कुछ तो आइडिया होगा जो हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, और मुझे पता है आपको पता है लेकिन आप बताना नहीं चाहते। नहीं, एजुकेशन सिस्टम तो ओवरऑल हमारा बहुत फजूल हो चुका है ओवरऑल, ठीक है। कंपेयर टू इंडिया के बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर हम आउटपुट देखें तो डेफिनेटली उनकी आउटपुट हमसे बहुत अच्छी है। जो भी वायलेंस आप BLA की मजम्मत करती हैं? जी हाँ करती हूँ। क्या आप बलोच जीनोसाइड की मजम्मत करती हैं? क्या फिर माओ के प्यारों की जो आपने उठाए उनकी मजम्मत करी है? मैं मजम्मत करती हूँ, आप मजम्मत करते हैं? मैं मजम्मत करती हूँ BLA की, आप क्या अपने स्टेट की मजम्मत करती हैं? आप मेरे सवाल का बोले, आप बोले क्या आप मजम्मत करती है? एक सहाफी या रिपोर्टर जो है वो वहां पर बलोच खवातीन के धरने में पहुंचे, उनसे ये पूछने के लिए कि बताइए ये क्या हुआ, कैसे हुआ, आपकी क्या डिमांड्स है, इस तरह की बात आप करते। उन्होंने हमारे साथ इस तरह का सलूक किया और बाद में कैमरा छीनने की भी कोशिश की गई। महरंग बलूच जिसका भाई गायब है, जिसका बाप गायब है, या और औरतें जिनके लोग गायब है, उनसे आके ये पूछा जा रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा कि आपका कौन गायब है, आपको कितनी पीड़ा है, सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है BLA को कंडेम करती हो आप? उनके अपने जो फादर हैं वो भी मिसिंग पर्सन में शामिल हैं, और जो मिसिंग पर्सन में लोग शामिल हैं उनमें बहुत से स्टूडेंट्स हैं। हमें इस बात की बिल्कुल भी अफसोस नहीं हो रही है कि आप लोग बलोचों के साथ किस तरह की नफरत के साथ पेश आ रहे हो और किस कदर बुग़्ज़ रखते हो, बल्कि हमें खुशी हो रही है कि आप लोगों अपने हकीकी चेहरा दुनिया को दिखा रहे हो। क्योंकि माजी हमें ये बताता है कि चाहे वो 71 की जंग हो, चाहे वो बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान का मामला हो, ऐसी पॉलिसीज रही हैं कि जिसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। इस्लामाबाद में सहाफत जैसे मुकद्दस पेशे से ताल्लुक रखने वाले लोग भी बलोचों के लिए इस कदर नफरत रखते हैं। हम इस रवैये और इस नफरत को जिंदगी भर याद रखेंगे और बलूचिस्तान में वापस जाकर अपने लोगों को आपकी नफरत और रवैये से आगाह करेंगे। आप मुझे बताएं कि कितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, और आपको इस बात का पता है कि जो हमारी नेचुरल गैस है उसके सबसे ज्यादा ज़खायर बलूचिस्तान के अंदर है, ठीक है। वो अगर जनूबी पंजाब तक पहुँच सकती है, KP तक पहुँच सकती है, इस्लामाबाद पहुँच सकती है, तो उन तक क्यों नहीं पहुँच सकती? पाकिस्तान में एक चीज़ आम है कि भाई जो एंटी आर्मी होगा, मतलब जो आर्मी के खिलाफ कोई न्यूज़ होगी या फिर ISI के खिलाफ कोई न्यूज़ होगी, वो आपको किसी भी मीडिया में देखने को नहीं मिलेगी। कुछ चुनिंदा पत्रकार ऐसे हैं जो खुद की कैपेसिटी पर रिस्क लेकर वो दिखाएंगे, अदरवाइज कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि वो दिखाएंगे। मतलब किसी भी न्यूज़ जो चैनल से उसमें नहीं दिखेगा। वैसे बिल्कुल बलूचिस्तान की हालत है।
बलूचिस्तान के अंदर जितने भी अत्याचार हुए ना, उसको लेकर आपको 1% भी वीडियोस यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। या फिर कोई ऐसा बंदा जो अभी बाहर चला गया है, अब उसको डर नहीं है पाकिस्तान का, उसकी आर्मी का, ISI का, वो बोलता हुआ दिखेगा आपको कि भाई बलूचिस्तान के अंदर क्या होता है। अब ये जो यहाँ पर फ़िज़ा खान बैठी है, वो सामने वाली महिला को, जो बलोच महिला है, और वो एक यहाँ पर धरना दे रही है, उससे पूछ रही कि आप BLA को कंडेम करते हो। मतलब खुद अपनी गवर्नमेंट को, अपनी आर्मी को ये सवाल नहीं पूछा जाता कि भाई 1947 से लेकर अब तक आपने बलोचों को दिया क्या है जो ये धरने देने के लिए वो मजबूर हो गए हैं। मतलब माइक घुसाकर वो पूछ रही है कि भाई क्या आप BLA को कंडेम करते हो। BLA का जन्म ही उसके बाद हुआ कि आपने जो यहाँ पर अत्याचार करने शुरू किए उसके बाद। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वक्त हम बात करेंगे बलूचिस्तान के उस धरने पर कि बलूचिस्तान की खवातीन, बच्चे तुर्बत में पहले प्रोटेस्ट करते रहे और फिर उसके बाद जब वो इस्लामाबाद की तरफ आए कैसे उनको रोका गया, और उसके बाद इस्लामाबाद में उनके साथ जो कुछ किया गया, जो तशद्दुद हुआ, जिस तरीके से उनको जेलों में उठा उठा के डाला गया। और उसके बाद डॉक्टर महरंग बलोच जिस धरने को, जिस प्रोटेस्ट को लीड कर रही हैं, वो अब कहाँ तक पहुंचा है? तो वो अब वहां पर पहुंचा है जहां पर बात हो रही है वियना कन्वेंशन और यूनाइटेड नेशंस में ये इशू ले जाने की। डॉक्टर महरंग बलोच की वीडियो इस वक्त एक सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जिसमें वो ये कह रही हैं कि उन्होंने सारा बताया है कि अब तक ये मामला कहां पर पहुंचा है, क्योंकि जो हुकूमती कमेटी है उसके अरकान भी उनसे पहुंचे बातचीत करने के लिए, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वो इसको UN में ले जाना चाहती हैं और ये देखा जाए कि जो बलोचों की नस्ल कुशी की जा रही है उसको रोका जाए, जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है। तो देखिए कि हम किसी भी मसले को हल करने के बजाय उसको अपने आखिरी दम तक ले जाकर बढ़ाने में माहिर हैं, क्योंकि माजी हमें ये बताता है कि चाहे वो 71 की जंग हो, चाहे वो बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान का मामला हो, या फिर उसके बाद में आने वाले या उससे पहले अफगान जिहाद से लेकर अभी तक दोबारा अफगानों के तालिबान के हुकूमत में आने तक, ऐसी पॉलिसीज रही हैं कि जिसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। और इस वक्त भी हम ये देख रहे हैं कि वो इशू के जो आपको बढ़ के आगे बढ़कर इस वक्त बलोचों को गले लगाना चाहिए था, तो आपने क्या किया कि आपने अपनी कम अकली, ना अकली से उनके पीछे पुलिस भेज दी और उनको, उनके साथ जो सलूक हुआ है, तो पूरी दुनिया में इस वक्त इसकी गूंज पहुंच रही है। और ये मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो धरना है, ये जो अब ये लहर उठी है, ये जो प्रोटेस्ट बलोच खवातीन कर रही हैं, इसको दबाया जा सके, ये अब नहीं हो सकेगा, क्योंकि डॉक्टर महरंग बलोच का नाम जो है वो तारीख में लिखा गया। इस तहरीक को जिस तरीके से उन्होंने आगे लेकर वो बढ़ी हैं, वो अब हो चुका है, आप इसको नहीं दबा सकते। कि असल में इशू क्या है? सबसे पहले तो 1947 के अंदर, 1948 के अंदर बलूचिस्तान एक प्रॉपर सूबा नहीं था। ये पाकिस्तानी अवाम के लिए भी मैं ये बता रहा हूँ कि उनको भी नहीं पता होगा इस बात का। ये प्रॉपर हमारे साथ मर्जर करना नहीं चाहते थे एज ए प्रोविंस। और इसमें कायदे आजम जो हमारे लीडर हैं, उन्होंने खान ऑफ कलात के साथ मिलकर मीटिंग्स भी की थी, 2-3 मीटिंग्स भी हुई थी। 1947 में आई थिंक हुई थी दिसंबर के अंदर, और एक 1948 में हुई थी। लेकिन वो मीटिंग्स में कोई उनकी तरफ से डिसीजन नहीं था, उन्होंने कहा नहीं भाई हमें समझ नहीं आ रही, यानी कि हम पाकिस्तान के साथ अभी नहीं मिलना चाहते। जी, उन्होंने उसमें डिसाइड नहीं किया था। उसके बाद फिर कायदे आजम की डेथ होगी और फिर सिनेरियोस चेंज हो गए और अल्टीमेटली 1970s का इलेक्शन हुआ और 1971 में फिर जाके ये एक सूबा बना, लेकिन उसमें भी इन्होंने अपनी फौजें वगैरह उतार दी और फिर जाके वो एक प्रॉपर सिनेरियो बना। तो अब मसला यहाँ पे इस दफा ये आ रहा है कि अब उनके जो मिसिंग पर्सन्स हैं, कि बहुत ज्यादा लोग वहाँ पे मिस हो रहे हैं, वो मिस करने वाले कौन है, कौन लोग हैं जो उनको उठा के ले जाते हैं। और वहाँ पे आपको पता है कि अब बलूचिस्तान के अंदर अब जो वो महरंग बलोच है, वो जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है, सोशल एक्टिविस्ट भी है, वो लेके आई है। अब देखें, डेमोक्रेसी के अंदर तो हर बंदे को हक है कि वो एहतजाज कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो आप किसी को एहतजाज के साथ रोक नहीं सकते। ना वो बंदूकें लेके आए, ना वो डंडे लेके आए, वो एक पुरअमन एहतजाज करने के लिए आ रहे थे और उनको एहतजाज करने का हक देना चाहिए था। अच्छा, हमारी चीज ये है ना, हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या वजह है, कौन सी ऐसी डिमांड्स है बलूचिस्तान के लोगों की। महरंग बलोच की अगर बात कर लें, वो कौन सी ऐसी डिमांड्स लेके आई थी। मैं एक चीज यहाँ पे देखने वालों को बताता चलूँ कि जो महरंग बलोच है, मैं काफी हद तक उन्हें जानता भी हूँ, उनके बारे में काफी मतलब ये
उनके अपने जो फादर हैं वो भी मिसिंग पर्सन में शामिल हैं, और जो मिसिंग पर्सन में लोग शामिल हैं उनमें बहुत से स्टूडेंट्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारी यूनिवर्सिटी से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब मेरे करीबी मेरे दोस्त हैं जिनके साथ ये सारी चीज़। उनमें से वो फिगर बता रहे 1000 के तकरीबन 1000 के करीब स्टूडेंट्स और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट उसमें शामिल हैं। लेकिन मेन मसला हमारे यहाँ पे आता है कि जब आप एक चीज डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये एक डेमोक्रेसी है, तो फिर वहां पे मिसिंग पर्सन का क्या तुक बनता है? वहां पे आप बलूचिस्तान के अंदर चले जाएं, अब देखिए वो बेसिकली बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की, ठीक है। अब एक ह्यूमन राइट्स के अंदर खाना, रिहाइश, साफ पानी, बिजली की सहूलत, ये सब एक ह्यूमन राइट्स में आते हैं ना। तो आप मुझे बताएं कि 70% से ज्यादा जो इलाका है बलूचिस्तान का, वो तो बेसिक फैसिलिटी से ही जो है वो महरूम है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। आप मुझे बताएं कि कितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, और आपको इस बात का पता है कि जो हमारी नेचुरल गैस है उसके सबसे ज्यादा ज़खायर बलूचिस्तान के अंदर है, ठीक है। वो अगर जनूबी पंजाब तक पहुँच सकती है, केपी तक पहुंच सकती है, इस्लामाबाद पहुंच सकती है, तो उन तक क्यों नहीं पहुंच सकती? जो बेचारे वहां पे सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी तो वो बनते हैं उनके, उनको मिलना चाहिए। और देखें, और ह्यूमन राइट्स का उनका ज्यादा मसला मिसिंग पर्सन का एक मसला, और दूसरा वहाँ पे एजुकेशन की फैसिलिटीज बिल्कुल ना होने के बराबर है। तुम्हारे आपने ये बलूचिस्तान के हवाले से बात की, वहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं। BLA की हम बात करें, BLF की बात करें, BRA की बात कर लें, अभी हाल ही में ये जो पंजाबी मजदूरों के साथ किया गया, इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मजम्मत, आप उसकी मजम्मत करती हैं? आपको लगता है कि वो जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो शदीद गलत है? देखिए, हमने मुसलसल कहा है कि हम हर तरह की तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। हर BLA की, BLF की, इनकी जो दहशतगर्दाना कार्रवाई मजम्मत कर रहा है, बिल्कुल मैं उनकी मजम्मत करती हूँ। जो भी वायलेंस कर रहा है वो गलत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैंने एक मरतबा कहा, बार बार इस सवाल को रिपीट ना करें प्लीज़। चीनी कौंसल खाने पे हमला हुआ, आप प्लीज़ इस सवाल को, आप चीनी कौंसल खाने का हमला कहते हैं तो सबसे पहले आप ये बताएं कि 2006 में बुक थी। मेरा सवाल इतना बुरा तो नहीं था। मेरा सवाल बुरा नहीं है, आप प्लीज़ मुझे बोलने दें। मैं सबकी मजम्मत करती हूँ, मैं तमाम जो भी वायलेंस BLA की मजम्मत करती हैं? जी हाँ, करती हूँ। क्या आप बलोच जीनोसाइड की मजम्मत करती हैं? क्या आप इन माओं के प्यारों की जो आपने उठाया उनकी मजम्मत करी है? मैं मजम्मत करती हूँ, आप मजम्मत करते हैं? मैं मजम्मत करती हूँ BLA की, आप क्या अपने स्टेट की मजम्मत करती हैं? आप मेरे सवाल का आप बोले क्या आप मजम्मत करती है? आप इतनी हाइपर क्यों हो रही हैं? आप इतनी हाइपर क्यों? मैंने आपको सवाल का जवाब दे दिया है, और क्या सवाल का जवाब देना